हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आ रही है मेरी आवाज़? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अमेजोन एकेडमी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो आई होप आई एम ऑडिबल। और बहुत सारे मैसेजेस दिख रहे हैं आज क्लास से पहले ही। हाय दीपांशु, हाय हर्षित, हेलो पार्थ। फटाफट बच्चों रिप्लाई करते हैं। हर्षित, हर्षित, यस हर्षित। फटाफट क्विक अटेंडेंस दे दें बच्चों। फटाफट जल्दी वाली अटेंडेंस दे दें। हाय आयुष्मान, आई होप। हेलो वंश, हाय विजय, हाय ऋषि, कार्तिक। आपको भी हैप्पी रिपब्लिक डे इन एडवांस, राइट? आदित्य, हाय अंजलि, हेलो, हाय सूरज, गौरव। क्या बात है यार, बहुत सारी जनता आई है और बहुत बढ़िया लग रहा है। आई मिस्ड यू। है ना, कल क्लास नहीं थी तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था 9 बजे। है ना। और बट मुझे ये भी था कि आज आप लोगों का, सॉरी, कल आप लोगों का टेस्ट था तो डिस्कशन भी हुआ था, काफ़ी सारे बच्चे उसमें भी आए थे। हाय अभिषेक, ग्रेट, गुड टू सी यू वंस अगेन। है ना। आई एम ऑल्सो रिटर्निंग द फेवर, प्लेजर इज माइन, ठीक है। हाय लयत मिका, आई होप आई हैव प्रोनाउंसिएटेड योर नेम करेक्टली। हाय अभिषेक, सो ग्रेट सीइंग ऑल ऑफ यू। हाय दीपांशु। तो अब ये बताओ टेस्ट कैसा गया, या बात नहीं करे उसके बारे में? है। ओके हर्षित, तुम्हारा पहला दिन है आज, अच्छा चलो बढ़िया। हाय अखिल, आई थिंक अखिल हैज़ बीन वेरी रेगुलर। हाँ, टेस्ट होपफुली अच्छा गया हो। और चलिए, अच्छा नहीं भी गया हो ना तो भी आपको लर्निंग्स मिली हो। स्पेशली मैं फिजिक्स की बात करूं बच्चों, तो दोनों फेजेस, जो दोनों स्लॉट्स थे, उसमें फिजिक्स बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। आई थिंक मॉडरेट, मॉडरेट प्लस कह सकता हूँ मैं, राइट। एक अच्छा गया, एक खराब। मेरा भी फर्स्ट डे है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाय पूर्वांश, हेलो। तो बहुत सारे बच्चे पहले पहले दिन वाले भी हैं। हाय रणवीर, ओके ग्रेट। जुहू बॉम्बे से हर बार आता है, ग्रेट। हाय धीरज, हाय रिया। यार बहुत सारे बच्चे आते हैं रात वाले टेस्ट में, मज़ा आ जाता है सोच के, है ना। ऐसा लगता है 9 बजे का शो है। ठीक है भी वैसे अपना शो जैसे ही है, राइट। हाय सृष्टि। मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, आई थिंक कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैं बहुत ही सिंपल सा मूल मंत्र करता था कि मैं मतलब अपने रिवीजन पे फोकस करता था, जो मुझे आता है उसको मैं रिवाइज करता था, और वैसे ही क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करता था, है ना। तो मेरे हिसाब से अगर आपने टेस्ट दिया है और आपने किसी भी रीज़न की वजह से अगर मिस किया है डिस्कशन, तो एक बार गो थ्रू ज़रूर करना बच्चों, जो डिस्कशन था हमारा। कुछ ऐसी सिंपल ट्रिक्स, कुछ थोड़ा सा ऑब्जर्वेशंस, मैंने मतलब दोनों पेपर में यही ऑब्जर्व किया कि 14-15 क्वेश्चंस हाईली डुएबल थे। हाँ, घमंड बिल्कुल भी नहीं है, चाहे कितना ही आता हो, कुछ भी अचीव कर लियो, घमंड तो है ही नहीं। ठीक है। हाय विशाल, हाय फ्रॉम आंध्रा, हाय सृष्टि फ्रॉम छत्तीसगढ़। ये सृष्टि भी आई थिंक वेरी रेगुलर, राइट। हाय दीपक। कई बच्चों को क्यूरियोसिटी हो रही है घमंड क्या होता है ना। तो बच्चों गूगल कर लेना। तो घमंड के बारे में आपको पता चल जाएगा, राइट, व्हाट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ घमंड। हाय नमन, हेलो। तो बच्चों आई थिंक टेस्ट बहुत अच्छे हो रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के हो रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं देता था ना टेस्ट, तो कई बार ऐसे टेस्ट आते थे सामने जो दे के ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लूज होता था। मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट या एकदम आउट ऑफ द ब्लू मून टाइप के पेपर जो होते ही नहीं हो, तो उस तरह के क्वेश्चंस की जगह यू कैन गो फॉर पेपर्स विच आर मोर बैलेंस्ड इन नेचर। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है बच्चों, वो बहुत ही मतलब बैलेंस्ड पेपर्स आ रहे हैं। हाय उत्कर्ष, हाय सदाम। तो मतलब अभी जो पेपर्स आ रहे हैं ना, वो उतने मुश्किल नहीं है। बट मैं कहूँगा कि मेंस प्लस थोड़ा सा हो सकते हैं, जिससे कि आपको एक फ्लेवर जरूर मिल जाए। अगर आपका थोड़ा सा मेंस टफ भी आया पेपर तो आपको अजीब सा नहीं लगे, राइट। या ग्रेट, हैविंग अ टीचर लाइक यू, इट्स रियली ब्लेस्ड, थैंक्स सृष्टि, थैंक यू। ओके, राइट राइट। तो बच्चों अब हम आज की कक्षा चालू करें, है ना। आज देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। आज हमारा जो डिस्कशन है बच्चों, वो है वेव्स के ऊपर। तो वैसे तो ये वेव्स बड़ा ही बोरिंग सा टॉपिक हो सकता है कईयों के लिए। मतलब आई थिंक मेजोरिटी ऑफ यू मस्ट वाउच कि सर ये तो बहुत मतलब सबसे ज़्यादा बोरिंग चैप्टर अगर 11th में कोई था तो वो वेव्स था। बट बच्चों मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर जो था वो वेव्स था। मैं आपको इसका रीज़न बता सकता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग सा रीज़न है। जो हम अब जब मैं 11th में था ना, हाय आयुष्मान, हेलो। तो बच्चों 11th में जब मैं था तो हमारे जो सर थे, वो एक्चुअली उनका प्रॉब्लम था कि वो व को ब बोलते थे। ठीक है। तो वो व को जब ब बोलते थे, तो जब वो वेव्स बोलते थे तो इतना बढ़िया सुनने में लगता था। वी यूज टू एंजॉय अ लॉट ऑफ
दैट है ना, मतलब हम जब आसपास बैठे रहते थे तो वो जिस तरह से प्रोनाउंसिएट करते थे, तो वी यूज टू हैव अ सो बिग लाफ, और वह बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता था चैप्टर। तो आप सोच ही सकते हो कि भाई अगर आप है ना इस तरह के मतलब टंग के साथ मतलब अगर आप पूरा वेव्स चैप्टर पढ़ो तो कितना मतलब आपका कितना आराम से समय निकलेगा, मतलब इट विल बी सो एंटरटेनिंग, राइट। तो ऐसा भी आप ट्राई कर सकते हो, है ना, अगर आप कोई चैप्टर बोरिंग लग रहा हो तो आप थोड़ा सा उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो, राइट। तो ये बच्चों लाइफ का भी फंडा है, नहीं कुछ भी आपको बोरिंग लग रहा है तो इतना मजे से पढ़ो कि वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज लगे। वेव्स एक्चुअली बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा टॉपिक है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। एंड मतलब ऐसी चीजें कुछ ध्यान रखनी है हमें, जो हम आज डिस्कस करेंगे ना वो सब चीजें ध्यान रखो आप, उसके बेसिस पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। कुछ हाँ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स और मतलब ब्रह्मास्त्र वाली चीजें बता दूंगा, तो आपको होपफुली कोई दिक्कत नहीं आएगी। द लेक्चर विल बी इन इंग्लिश एज यू ऑल नो नाउ। बच्चों दिस इज अबाउट मी फॉर दोज हु आर न्यू। मेरा नाम आशीष गुप्ता है बच्चों, और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। मैंने बीटेक किया है बच्चों आईआईटी बॉम्बे से, एंड आई सिक्योर डिसेंट इन मार्क्स एंड रैंक वगैरह वो सब ठीक है। आई हैव ऑल्सो टॉट एट एल अर्लियर, और फिट्जी और पेस में भी पढ़ा चुका हूँ। बट बच्चों मेन इंपॉर्टेंट बात है कि घमंड बिल्कुल भी नहीं है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखते हुए बच्चों आते हैं अपने लेसन स्ट्रक्चर पे। तो बच्चों आई होप बहुत सारे बच्चे आ चुके होंगे। यू नो बाकी देखिए, अगर आपको कुछ भी, जैसे अपन चर्चा करेंगे, थोड़ा सा जनरल डिस्कशन करेंगे सब्जेक्ट में, और थोड़ा सा मैं आपको फंडे दे सकता हूँ उसमें, बट वो अब लेक्चर के एंड में करते हैं, है ना, या क्वेश्चंस जब आएंगे तब मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा और ऐड कर दूंगा, जो भी कुछ क्वेरीज आ रही है इन जनरल, राइट। हाँ, अरे मेरी रैंक 313 आई थी 4000 में से। ये 4000 का नंबर कैसा है? खैर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। 2-2.5 लाख बच्चे थे यार, इतना बेइज्जती मत करो, है ना, इतनी बेइज्जती मत करो, ठीक है। तो सर आईटी में मैं बताता हूँ, है ना, डिसेंट डिसेंट मार्क्स लाने के लिए क्या करना है, कैसे थोड़ा सा अप्रोच करना है इस टाइम में, वो फंडे मैं देता रहता हूँ, है ना। फंडे देना मुझे अच्छा लगता ही है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं उसमें, है ना। तो वो जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको उसके फंडे जरूर दूंगा, ओके। चलो तो बच्चों लेसन स्ट्रक्चर है कि एक वेव मोशन है, उसको अपन डिस्कस करेंगे, सुपरपोजिशन, और उसके बाद साउंड वेव्स। तो इस तरह से सीक्वेंस रहेगा। और स्टार्ट करते बहुत ही जनरल सा डिस्कशन कि भाई वेव मोशन क्या होता है। तो आपको पता ही है, वैसे तो आइडिया होगा, ये सबसे ज़्यादा इजीली समझ में आता है कि वेव ऐसा एक डिस्टर्बेंस है जो प्रोपोगेट करता है स्पेस में, जिसमें एनर्जी, मोमेंटम, है ना, ये सब ट्रांसफर होता है विदाउट द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मास। तो जैसे आप पानी में रिपल्स जो फॉर्म होती हैं, पत्थर आप ड्रॉप करते हो, तो एकदम से जो रिपल्स है बच्चों वो बाहर जाती हुई लगती है। ये तो सबने देखा होगा यार, इसमें कोई डाउट ही नहीं है मुझे, दैट मतलब ये तो सबने किया भी होगा। इट्स नॉट पॉसिबल कि हमने ऐसा कुछ किया नहीं हो कभी लाइफ में, कि आपने पत्थर ड्रॉप किया और रिपल्स जो है वो बाहर की तरफ जा रही है। तो क्या बीच में खड्डा हो जाता है बच्चों, कि मतलब बीच में दिखा रहे हैं यार यहाँ पे तो पानी गायब हो गया? ऐसा तो कभी होता नहीं है। सो दैट मीन्स कि देर इज नॉट अ एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मास, है ना, देर इज ओनली अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, राइट। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, इसको ध्यान में रखो यार, उससे क्या है ना, दिमाग कूल रहता है। वेव सुनते ही एकदम से क्या है ना, बहुत बोरिंग सा फील आता है अंदर, पता नहीं है फिर से वही इक्वेशन गंदी सी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वेव्स मतलब लहरें, है ना, लहरों की तरह आप सोचो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स बच्चों, दो तरह के क्लासिफिकेशंस, दो तरह से क्लासिफिकेशंस इंपॉर्टेंट ध्यान रखो। एक तो है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, है ना, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, ये तो बचपन से ही तुम लोगों ने पढ़ा हुआ ही है। और मैं वही चीजें बता रहा हूँ बच्चों जो काम की है। अपन बहुत सारे अलग तरह से वी कैन क्लासिफाई द वेव्स, बट दैट इज ऑफ नो यूज फॉर अस राइट नाउ। दिस इज मेंट फॉर 12th एंड 12th प्लस स्टूडेंट्स ओनली। तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 11th के हैं। तो बच्चों ये एक्चुअली 11th के लिए मतलब ये जो कोर्स है, जिस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है, ये उन बच्चों के लिए जो जस्ट अभी मेंस देने वाले हैं, और अपन मेंस के रेलम में ही रहेंगे। तो इस बात का सब ध्यान रखना, ठीक है। ऑल्दो अपन डिस्कशन अच्छे से करेंगे जो करना है, बट ये ध्यान रख के आप सब अटेंड करें। नाउ ट्रांसफर्स में व्हाट हैपेंस, दैट सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव, वेव इस तरफ जा रही है, वेव एनर्जी का प्रोपोगेशन की डायरेक्शन एक तरह से, बट द पार्टिकल्स आर मूविंग परपेंडिकुलर, राइट, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, तो उसको अपन बोलते हैं ट्रांसवर्स, राइट। आई नो बहुत सारे 11वीं के बच्चे हैं यार, ऐसे ही है यार, अब सबको लगता है कि यार ज्ञान बट रहा है तो बटोर लो, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डू इट, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बट जस्ट मेक श्योर कि आपकी, आप उस वजह से मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा हम ए टू जेड सब चीज़ें कवर कर पाएंगे, मतलब इन डेप्थ मैं डिराइव विराइव नहीं कर पाऊंगा इतने से देर में सब कुछ वेव्स में। तो इस बात का हम ध्यान रखें। तो बच्चों ये यहाँ पे डिफरेंस है लॉन्गिट्यूडनल में, दैट पार्टिकल्स आगे पीछे वेव की डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते हैं। और इसका बहुत प्यारा सा एग्जांपल आप सबको होपफुली पता ही होगा, साउंड वेव, राइट, साउंड वेव। और इसमें क्या है, लाइट वेव हो गई, इनफैक्ट ऑल ईएम वेव्स, है ना,
ये सब अपने उसमें ही आती है, किसमें, ट्रांसवर्स वेव में। और दूसरा जो बच्चों इंपॉर्टेंट मैं कह रहा था ना, वो बच्चों एक्चुअली दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज नॉट मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल, क्योंकि वो तो बहुत ईजी हमें पता ही है। इसमें बेस्ड ऑन डायमेंशंस है, बेस्ड ऑन डायमेंशंस। तो बच्चों 1D 2D और 3D इस तरह की वेव होती हैं, 1D 2D और 3D। अब जरा मुझे एग्जाम्पल देके बताओ 1D वेव कौन सी हो सकती है, जैसे 1D वेव कौन सी हो सकती है। ओ माय गॉड यार, देखो कितने सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई के अलावा वाली चर्चा करने में कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि सर आप तो, सर बस आप आज्ञा दो सर, हम तो आपसे गप्पे मारने को तैयार हैं, हम अनम्यूट होने के लिए रेडी हैं। आप तो बस सर एक बस आप हाँ बोल दो सर, है ना। तो बच्चों 1D, लाइट 1D नहीं है यार। अबे लाइट 1D नहीं है। अगर लट्टू जल रहा है तुम्हारे रूम में, तो अगर लट्टू जला तो वो तीनों मतलब तीनों डायमेंशंस में जा रही है ना रोशनी, तो वो तो 3D हो गया यार, बल्ब तो 3D है। तो यहाँ पे अगर पल्स बनाया मैंने रस्सी पे, तो एनर्जी जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है ना, वो एक्चुअली बताना चाह रहा है वो 1D है। तो हाँ, आप ऐसे बोल सकते हो कि सर अगर मैं एक टॉर्च लूँ, अगर मैं एक टॉर्च लूँ जिसकी बीम जो है बिल्कुल सीधी जा रही है, या लेजर बीम मान लें, तो दैट इज ऑल्सो अ 1D प्रोपोगेशन। ओके, नाउ दिस इज अ इंग्लिश क्लास बच्चों, प्लीज डोंट कीप स्पैमिंग ना, मतलब दिस इज अ इंग्लिश क्लास, और जो नेचुरल मेरी टंग है ना वही निकलेगी यहाँ पे। तो उस हिसाब से आप सब ध्यान रखें। प्योर इंग्लिश के चैप्टर्स कुछ स्पेसिफिकली आएंगे जिसमें ओनली इंग्लिश होगी, जिसमें मैं इंग्लिश में बोलूंगा, है ना, चिल्लाऊंगा, इंग्लिश में समझाऊंगा, सब कुछ इंग्लिश में होगा, बट दिस इज नॉट दिस क्लास, राइट। तो बच्चों दिस इज 1D एंड 3D मैंने बता दिया, लट्टू हो गया। 2D बताओ, 2D तुम, ये मैं बोल दूं ये 2D, दिस इज 2D, है कि नहीं, सोच के देखना। सो इफ वी कैन इमेजिन दैट द एनर्जी इज गोइंग इन दिस प्लेन, राइट, सो दिस इज अ 2D वेव, राइट, दिस इज अ 2D वेव, वाटर वेव बोल दो, रिपल्स बोल दो। बट रिपल के लिए बच्चों एक चीज का ध्यान रखना यार, रिपल के लिए बोलते हैं कि इट इज बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, है ना। ये सब रिपल की माया है ना। तो ये ध्यान रख लेना, क्या पता कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए और आपको 4 मार्क्स मिल जाए, हु नोज, है ना। सो दिस इज समथिंग विच यू मस्ट ऑल रिमेंबर। सो अगर प्योरली लॉन्गिट्यूडनल बोले या प्योरली ट्रांसवर्स बोले, तो रिपल डज नॉट फीचर इन एनी ऑफ देम, सो इट इज बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। तो बच्चों अब हम चलते हैं जनरल इक्वेशन पे, काम की चर्चा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम पास नहीं। तो यहाँ पे बच्चों जनरल इक्वेशन क्या है वेव की, y इज इक्वल टू, वो अपन हार्मोनिक फंक्शन देखेंगे, बट एनी फंक्शन, एनीथिंग विच इज अ फंक्शन ऑफ t माइनस एक्स बाई वी इज रिप्रेजेंटिंग वेव मोशन। ठीक है, फिर हार्मोनिक वेव का भी फंक्शन लिखूंगा। पहले मैं ये बता दूं कि कोई भी अगर फंक्शन बच्चों t माइनस एक्स बाई वी का हुआ, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू, आई कैन से सपोज 2/1 + t माइनस एक्स बाई वी का स्क्वायर। तो ये वेव है क्या, हाँ ये वेव है, यस दिस इज अ वेव। अरे यार सब पढ़ाऊंगा, बट जो भी पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो। वेव ऑप्टिक्स आज नहीं होगा, वो बाद में होगा, बट बेटा सब पढ़ लो। हाँ हाय जहीर, तुम भी बहुत रेगुलर हो, बट कोई नहीं, ध्यान से देखें अब, है ना। तो बच्चों ये है, दिस इज अ वेव, राइट। बट व्हाट अबाउट दिस, अगर मैं यहाँ पे 1 उड़ा दूं, तो ये वेव है क्या, इज दिस अ वेव, है ना। अब जब मैं पढ़ता था 11वीं में, तो सोचो मेरे सर क्या बोलते थे, इज दिस अ वेव, है ना, डब्ल्यू की जगह बी आ जाता था उनका। तो ये देख के हम बोलते थे कि नहीं सर ये तो नहीं है ना, कुछ भी लिखे तो नहीं है, ठीक है। तो बहुत मजा आता था वेव पढ़ने में, ऑल्दो उतना मजा हो सकता है ना आए आपको, क्योंकि मेरी टंग साफ है, बट स्टिल जस्ट टेल मी द आंसर, इज दिस अ वेव, इज दिस रिप्रेजेंटिंग अ वेव। जल्दी से यार, जल्दी से बताओ, सिर्फ एक जने ने बताया यार अभी तक आंसर यार, इट इज सो डिसअपॉइंटिंग। अरे जल्दी से रिप्लाई करो यार, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी। हाय सात्विक, हेलो, जल्दी से फटाफट, इज दिस रिप्रेजेंटिंग अ वेव, क्योंकि यहां पे t माइनस एक्स बाई वी तो है ही। इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग अ वेव बिकॉज इट इज बिकमिंग अनडिफाइंड। यहां पे डिनोमिनेटर 0 होने के चांसेस है बच्चों। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि दिस हैज टू बी अ डेफिनेट फंक्शन, ये अनडिफाइंड कभी नहीं होना चाहिए, है ना, डिफाइंड रहना चाहिए एवरीवेयर। ओके, तो जैसे यहां पे जो पीछे लिखा था, उसमें 1 + दिस स्क्वायर है, तो दिस इसकी मिनिमम वैल्यू 1 हो गई, राइट। तो इसका मतलब ये जो है ये कभी भी अनडिफाइंड कैटेगरी में नहीं जाएगा। ओके, सो दिस कैन बिकम अनडिफाइंड, देयरफॉर दिस विल नॉट रिप्रेजेंट अ वेव मोशन। ओके, अच्छा, जब t माइनस एक्स बाई वी बोलते हैं बच्चों, तो यहाँ पे v क्या है, ये v है बच्चों वेव वेलोसिटी। ये क्या है बच्चों, वेव वेलोसिटी। ओके, x क्या है वहां पे, सपोज एक पल्स जा रहा है आगे, है ना। तो बच्चों x इज बेसिकली, यू कैन से दैट यू नो इफ दिस इज 0,0, तो x इज द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑन विच द वेव इज पासिंग, राइट। और फंक्शन ऑफ t माइनस एक्स बाई वी, तो y क्या हुआ, y यहाँ पे बच्चों बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, राइट।
कुछ जगह प्रेशर के लिए भी हम डेल्टा पी भी लिख देंगे साउंड वेव में, बट यहाँ पे अभी हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, है ना। ईएम वेव्स में अब आप याद करो, आप तो सब पढ़े लिखे बच्चे हो, तो ईएम वेव्स में वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या कोई बता सकता है मुझे? जल्दी से मैसेज करके बताना। ईएम वेव्स की इक्वेशन अगर मैं लिख दूं, वाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, इस तरह से, तो इसमें ये वाई क्या है बच्चों? व्हाट इज दिस वाई? क्या ये डिस्प्लेसमेंट है? फटाफट बताना मुझे, व्हाट इज दिस वाई इन ईएम वेव इक्वेशन? दिस इज दी व्हाट? ई स्टैंड फॉर वॉट ओवर हेयर, मतलब ई की जगह वाई लिखा हुआ है, तो ये क्या है यहाँ पे वाई? व्हाट इज वाई ओवर हेयर? यहाँ पे वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एक्स एट एनी टी। गुड, है ना, कुछ बच्चे बता रहे हैं। तो यहाँ पे वाई इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है हमेशा कि डिस्प्लेसमेंट ही हो। नहीं बता सकता बेटा डेरिवेशन, इतना टाइम नहीं है इसमें, पूरा चैप्टर कवर करना है आज। बट जो काम की चीज़ है, अगर तुम 12th में हो और ड्रॉपर हो, तो तुम्हें जो काम की चीज़ है वो मैं सारी बता दूंगा। डेरिवेशन कहीं पे भी नहीं पूछेंगे, दैट इज फॉर श्योर। तो बच्चों ये हम ध्यान रखेंगे कि इसमें जो t माइनस एक्स बाई वी का फंक्शन है, इसका मतलब वो राइट साइड में वेलोसिटी उसकी जा रही है, राइट साइड इसकी वेलोसिटी होगी। ओके, और इस तरह से हमें ध्यान रखना है। अगर t प्लस एक्स बाई वी हो जाएगा बच्चों, तो बस यही अंतर है कि इसकी वेलोसिटी जो होगी यहाँ पे, वेव वेलोसिटी, वो किस डायरेक्शन में हो जाएगी? नेगेटिव, बस। ठीक है, इतना ध्यान रखना और आप मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी आपको ये याद रखने में। ओके, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। नाउ अगर हार्मोनिक नाम ही सुन के लगता है यार साइन कॉस होगा, ठीक है, साइन कॉस होगा, और प्लेन प्रोग्रेसिव मतलब एक प्लेन में प्रोपोगेट कर रही है वो इन्फिनिटी तक। तो इसमें बच्चों क्या है, y इज इक्वल टू, सपोज मैं यहाँ पे लिख दूं, तो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। और ये आते ही अपना जो मतलब होप होती है ना कि ये चैप्टर बड़ा अच्छा होगा, तो उसकी होप काफ़ी हद तक तोड़ दी जाती है कि भाई ये फिर से गंदी सी इक्वेशन आ गई, है ना। बट इस, अरे नोट वोट कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ नोट नहीं करना है, आपको सब मिल जाएगा पीडीएफ में, है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप शांति से सुनो, आप आए हो, आप सुनो, आप एंजॉय करो, है ना, कोई लिखने विखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जब क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, तब आप नोटबुक पे करना। तो बच्चों यहाँ पे ए स्टैंड फॉर एम्पलीट्यूड फॉर श्योर, ठीक है। ओमेगा जो है दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी इज टाइम, के इज एंगुलर वेव नंबर, दैट इज 2 पाई बाय के, सॉरी 2 पाई बाय लैम्डा, और 5 बच्चों यहाँ पे फेज कांस्टेंट। और जो आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन फंक्शन है, ये बहुत कम बच्चे ध्यान रखते हैं, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये पूरा का पूरा बच्चों क्या है? दिस इज कॉल्ड फेज, दिस इज कॉल्ड फेज। तो ये फेज बताता क्या है? ये बताता है, अगर फेज मान लो जीरो है, सपोज फेज जीरो है, वो बताएगा कि भाई इसका मतलब जो एक्स पे तुम्हें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, वहां पे वो जो उस फेज के करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ठीक है, राइट। तो बच्चों यहाँ पे अब ध्यान रखना, आप सब चीज़ें मैंने लिख दी हैं, बहुत ही सिंपल है, मेक श्योर करिए। अच्छा, ओमेगा जो है वो होता है बच्चों 2 पाई बाय टाइम पीरियड, राइट, और के होता है 2 पाई बाय लैम्डा। तो शायद आपको लग रहा होगा कि सर इसमें मैं अगर ट्राई करूँ ओमेगा के और वी के बीच में रिश्ता निकालने की, तो वो भी आ जाएगा, क्योंकि लैम्डा बटा टी हो जाएगा बच्चों वी। तो लैम्डा को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई बाय के, और इसको लिख सकता हूँ ये, तो ओमेगा बटा के आ जाएगा बच्चों वी के बराबर। ये रिश्ता भी यहाँ पे लिख देना ज़रूरी है। मिल जाएगा बच्चों नोट्स, तुमसे कोई छुपा नहीं सकता। अगर तुम ऐप को देख सकते हो अपने मोबाइल में, तो तुम्हें मिल जाएंगे, डोंट वरी। एंड में मैं बता दूंगा, ज़्यादा स्पैम मत करो। स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन बेटा, डोंट वरी अबाउट इट, वी विल डिस्कस ड्यूरिंग वेव ऑप्टिक्स, है ना। यहाँ पे ये नॉलेज का कोई यूज, और बाकी आप थोड़ा सा अक्ल लगाओगे तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मीडियम जो होती है उसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। डोंट वरी, डोंट स्पैम, राइट। हाँ, जेई मेंस के करस्पॉन्डिंगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं डेल वाई बाय डेल टी करूँ, ठीक है, कीपिंग कीपिंग एक्स कांस्टेंट, तो हम मुझे मिल जाएगा बच्चों वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, है ना, वेलोसिटी ऑफ वेव नहीं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। एंड सिमिलरली अगर मैं डेल टू वाई बाय डेल टी स्क्वायर करूँ बच्चों, तो मुझे मिल जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। और बच्चों अगर आप बड़े ध्यान से देखो, तो मैं ये इक्वेशन से फटाफट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लिख भी सकता हूँ। तो वी पी आ जाएगा बच्चों, और ये सबको शायद पता हो, ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। और सिमिलरली बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, इनफैक्ट यहाँ साइन की जगह कॉस आएगा, तो साइन की जगह कॉस लिख देते हैं, डिफ्रेंशिएशन में कॉस आएगा, और उसमें बच्चों
साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई। तो ये सिंपल सिंपल इक्वेशंस है, आई थिंक यू कैन डू वेल टू रिमेंबर, राइट। चलो, तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ वेव इन रोप पे बात करें, अगर काम की चीज़ें डिस्कस करें, एकदम काम की चीज़ें होनी चाहिए ना, टाइम पास नहीं कर रहे बिल्कुल भी। तो बच्चों एक रोप पे अगर एक पल्स बनाई जाए, ठीक है, एक रोप पे एक पल्स बनाई जाए, तो इसकी वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी? वेलोसिटी डिपेंड करेगी रूट टी अपॉन म्यू पर, है ना। टी इज टेंशन, ठीक है, म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ। अब जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं ना, वो शायद बहुत कम बच्चों को पता होगी, ये तो ध्यान रखिए ही रखिए आप, दिस इज इंपॉर्टेंट। बट आपको क्वेश्चंस जनरली कैसे मिलते हैं बच्चों, याद करो। या तो आपको मिलता है कि सर एक रस्सी है जो कि फ्री है, और या फिर आपको मिलता है कि एक रस्सी है जो कि यूनिफॉर्म मास की बनी हुई है और एक नीचे मास लटका दिया अलग से, और यही मिलते हैं ना, इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। म्यू होता है कुछ ना कुछ इसका। तो अगर बच्चों म्यू कांस्टेंट है, अगर यहाँ पे म्यू कांस्टेंट है, तो आप रट के बैठ जाओ, बहुत ही मजेदार चीज है कि एक्सेलरेशन ऑफ पल्स किसके बराबर होगी? G/2। ये अमेजिंग चीज है, ये शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि अगर एक यूनिफॉर्म मास की बनी हुई रस्सी है और अगर नीचे भी मास लटका हुआ है उसके, तो अगर आपने कभी भी इसके ऊपर पल्स बनाई और उससे उसका एक्सेलरेशन यूज करना है आपको, तो बच्चों वो एक्सेलरेशन हमेशा किसके बराबर आएगा? G/2 के। आई होप दिस इज फाइन, क्योंकि वो एक्स का फंक्शन बनेगा टेंशन, हर जगह टेंशन अलग अलग है, हर जगह टेंशन अलग अलग है। और अगर टेंशन अलग अलग है, जब आप एक्स का फंक्शन बना के इसको लिखोगे ना और डिफ्रेंशिएट करोगे वी डी वी बाई डी एक्स करके, तो बहुत मजेदार आंसर आएगा G/2। आप में से बहुत लोग थोड़े से लर्नेड है ना, तो आप डिराइव भी कर सकते हो अपने आप, बट जो मैं बता रहा हूँ उसका यूज कर लेना। यहाँ पे बस म्यू जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, वर्ड वो जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो, ठीक है, नॉन जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया मतलब, तो फिर तो बच्चों यहाँ पे टेंशन फिक्स ही हो गया। फिर तो टेंशन अगर फिक्स है इस रस्सी में, फिर तो वेलोसिटी फिक्स हो गई, फिर तो एक्सेलरेशन जीरो आ गया। तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो, म्यू जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, म्यू नॉन जीरो होना चाहिए, लिख दिया मैंने। ध्यान रखना है इस बात का, अगर म्यू जीरो हो गया तब तो कोई टेंशन ही नहीं है यहाँ पे, तब तो कोई जा ही नहीं सकती ऊपर, बट यहाँ पे टेंशन हो सकती है, ठीक है। तो ये बस अपन ध्यान रखें और इसका यूज कर लें जब भी कोई क्वेश्चन फंसे ऐसा, तो मजा आ जाएगा आपको, राइट। और इसमें क्या फॉर्मूले बच्चों एनर्जी के, इसमें फिर फंसते हैं बच्चे, ध्यान से देखना। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, पी का फॉर्मूला और टोटल का फॉर्मूला, ये पता है क्या किसी को? किसी को भी पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला? सर आज बहुत फोकस्ड है यार, नहीं मुझे ऐसा है वेव्स में ना, जो काम की चीज़ें मैं बता दूंगा तो आपके भला हो जाएगा, मुझे ऐसी जेन्युइन फीलिंग है कि मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो बहुत इजीली याद भी रहे, और मुझे लगता है कि यार वो चीज़ें ना सबको पता होनी चाहिए। तो अगर आपको पता चल जाए ना तो आप बहुत अच्छा करोगे। आई एम हैविंग अ वेरी गुड फीलिंग अबाउट इट, है ना, मुझे अंदर से गट फीलिंग बड़ी अच्छी लग रही है कि काम की चीज़ें पता चल जाए तो भला हो जाए लोगों का, है ना। गणतंत्र दिवस भी है कल, तो उसकी पूर्व संध्या पे कुछ ऐसा काम करें कि आपको याद रहे कि 2021 का गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सर ने जो पढ़ाया था उससे मेरे 8 मार्क्स आ गए, ठीक है। हाँ भाई, एनीथिंग, एनी कोई फॉर्मूला किसी को, कोई भी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर टोटल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अच्छा, और पी और के 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ऐसा कुछ फॉर्मूला कभी पढ़ा है क्या आपने? बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी नहीं है, दिस इज एक्चुअली एवरेज के पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा कुछ फॉर्मूला बनता है, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो एवरेज के पर एवरेज पी पर यूनिट वॉल्यूम। और इसलिए यहां पे बच्चों एम नहीं आता, फिर यहां पे एम नहीं आएगा, क्योंकि एम तो आएगा एसएचएम वाली इक्वेशन में। तो इसमें पर यूनिट वॉल्यूम की वजह से यहां पे डेंसिटी आ जाएगी, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। और बच्चों इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया। अच्छा सर फिर एब्सोल्यूट क्यों नहीं निकालते? एब्सोल्यूट इसलिए निकालते बच्चों क्योंकि अगर प्रोग्रेसिव वेव है ना, अगर प्रोग्रेसिव वेव है तो यार प्रोग्रेसिव वेव में तो ये एनर्जी बढ़ती ही रहेगी ना, जैसे जैसे ये वेव आगे बढ़ेगी। जैसे मान लो ऐसी वेव है तो इसमें एनर्जी तो इन्फिनिटी तक जा रही है, तो इन्फिनिटी थोड़ी लिख देंगे अपन आंसर हमेशा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर रीजन में एवरेज आउट करके हम एनर्जी निकालते हैं। दूसरी गलती, अब ध्यान से सुनना, अब बहुत इंपॉर्टेंट है यार, फटाफट देखो। देखो कुछ पुराने कॉन्सेप्ट जो आपको शायद पता भी हो तो रिवाइज हो जाएंगे, बट कईयों को नहीं पता होंगे फॉर श्योर। यहां पे बच्चों अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट लूं, जैसे मान लो यहां पे एक एलिमेंट लिया मैंने, तो बच्चों क्या इस एलिमेंट की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी? मतलब ये एलिमेंट अभी ऊपर है, फिर ये नीचे भी आएगा और फिर ये और नीचे जाएगा, फिर ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, तो क्या इसकी टोटल एनर्जी बच्चों कांस्टेंट है
क्या इसकी वेव में जो ये टोटल एनर्जी है, इज इट कांस्टेंट ओवर हेयर, कि भाई जब ये नीचे जाएगा तो अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी आ जाएगी और फिर जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो अलग फॉर्म, है ना। तो काफी सारे बच्चे मुझे यस सर बोल रहे हैं, जो कि गलत आंसर है इसका, ठीक है, गलत आंसर है। इसमें वेव में किसी भी क्रॉस सेक्शन, छोटा सा आपने सेक्शन ले लिया तो उसमें एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होती, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होती यहाँ पे। देखो बच्चों क्यों, जब एक्सट्रीम आप एलिमेंट ले रहे हो, ये वाला एलिमेंट जो है ना, ये वाला, तो बच्चों यहाँ पे के ई भी जीरो है और यहाँ पे बच्चों पी ई भी जीरो है इस एलिमेंट की, ध्यान से देखिएगा। तो ये एलिमेंट का बच्चों एक्चुअली इसमें टोटल एनर्जी जीरो है। वेरएज अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें ना, तो ये वाला जो एलिमेंट है ये सबसे ज़्यादा टेढ़ा भी है, मतलब खिंचा हुआ है सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी भी है। तो इधर के ई और पी दोनों मैक्स है बच्चों। तो इसका मतलब वेव में जब एलिमेंट की हम बात करते हैं तो एलिमेंट जो है ना बच्चों, उसकी एनर्जी पूरे टाइम कांस्टेंट नहीं रहती है। ये जो यहाँ पे वेव में क्या होता है कि ये जो एलिमेंट है ना, खिंच कितना गया उस पर डिपेंड करता है। तो जो सबसे ज़्यादा टेढ़ा है ना भी, जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा खिंचा हुआ है और उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर मैक्सिमम होती है। अच्छा, ये मीन पोजीशन पे भी है तो इसमें भी, इसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इसका मतलब बच्चों क्या होता है यहाँ पे ना, एनर्जी जो है वो बटती है। जैसे जैसे ये वेव आगे बढ़ेगी तो एनर्जी जो है वो बट रही है। ओके, तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू लिखी है ना बच्चों, ये है एवरेज एनर्जी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ याद रखो, एवरेज डाउट है ये, वरना ये फंक्शन ऑफ टाइम वगैरह आता। स्ट्रेचिंग ऑफ एलिमेंट, यस, वो जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रेच होगा। मतलब ये ऐसा था पहले, इसको ऐसे समझ सकते हो तुम कि ये ऐसा था पहले और अब स्ट्रेच होके ना ऐसा हो गया है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यार इस पे मैथमेटिकल क्वेश्चन आएगा, मेरे को लगता है इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना निश्चित है। For sure you will get an objective question based on this concept that for an element in a rope is the energy constant throughout. Okay, so if this is stretched, ये सबसे ज़्यादा stretched position में है और इसीलिए इसमें PE भी सबसे ज़्यादा है। ओके, चलो, तो ये बताना था मुझे बच्चों, इसमें एनर्जी के अलावा पावर के भी फॉर्मूले होते हैं, तो ऐसे ही ये पावर भी एवरेज ही है, एवरेज पावर। तो दैट फॉर्मूला इज हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू एस इंटू वी, एंड एवरेज इंटेंसिटी, एवरेज इंटेंसिटी इज बेसिकली पावर बटा एरिया, तो हो जाएगा हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वी। नाउ एस डज नॉट रिप्रेजेंट स्पीड या डिस्प्लेसमेंट ओवर हियर, इट रिप्रेजेंट्स एरिया। ओके ओके, दोनों मैक्स होते हैं केपी, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है, इतना लोड लेने की वो नहीं है। वो एनर्जी इकट्ठी हो रही है, जैसे ऐसा होता है ना, एसएचएम कर रही है एनर्जी एक तरह से, ऐसे आती है एनर्जी खच, फिर बढ़ती है पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, इस तरह से एनर्जी का प्रोपोगेशन हो रहा है। तो टोटल एनर्जी को मैं देखूं तो वो इस तरह से बढ़ रही है। खैर सर, डिफिकल्टी नहीं, इतना नहीं था, तुम्हें लग रहा है ओडी इतना था नहीं। अगर तुम मेरी क्लास में आते तो मैं दिखा देता कि मतलब मुश्किल नहीं था, एटलीस्ट फिजिक्स तो इतना इतना मुश्किल नहीं था। चलो करो ये सवाल फटाफट, बहुत इजी क्वेश्चन है यार अब तो, है ना। इतना इतना वो लेने की, लोड लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो पेपर्स आप दे रहे हो ना, वो अच्छी क्वालिटी के हैं और अच्छे लेवल के हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मेन से बहुत नीचे हो और ऐसा भी नहीं है कि मेंस के बहुत ऊपर हो, उसके आसपास के एरिया के ही है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। और देखो एकेडमिक्स में मैंने आपको बोल ही रखा है कि मेरे को इतना बड़ा पाप लगेगा अगर मैं कुछ भी ऊपर नीचे बोल दूं, तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता, है ना। मैं कभी अपनी तारीफ नहीं करता और घमंड तो बिल्कुल है ही नहीं। और क्या चाहिए आपको, ठीक है। चलो, आई थिंक बेटा, हाँ, आर्य तुम अगर प्रीवियस ईयर कर लोगे ना, अगर प्रीवियस ईयर कर लोगे अभी मेंस का, तो वो भी इनफ है, उसको अच्छे से कर लो। 19-20 में इतने सारे तुम्हें वैसे भी तुम्हारे पास 19-20 के इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो भी तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है, यू कैन यूज़ दैट। और बाकी पुराने 40 साल के पेपर करो एंड दैट विल बी ऑफ ग्रेट यूज़। और जो भी टेस्ट सीरीज है, मैं तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अमेजोन की टेस्ट सीरीज़ के जो पेपर हैं वो देते रहो और उससे भी तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, और क्वेश्चन बैंक भी है यहाँ पे, C, 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 D। अबे सी कैसे आ रहा है यार, मुझे तो लग रहा था ये बड़ा इजी होना चाहिए अब। अच्छा हाँ, तो हो सकता है फिर सी सही हो। सही है, सही है, गुड। लग रहा है अब ठीक है। एक यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है, यूनिफॉर्म बोल दिया मतलब अपन को वही फॉर्मूला लगाना है सिंपल वाला। तो एक पल्स आ गई यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन g/2 हो गया बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 20 इज इक्वल टू यू। अब यू क्या लेंगे भाई, यू क्या लेंगे, ये तो आपने लिया ही नहीं होगा। यू यू क्या लेंगे, हाँ, यू क्या लेंगे, पुराने पेपर के नहीं मिल पाएंगे यार बेटा, जो तुमने नहीं दिए पेपर वो नहीं मिलेंगे।
सर इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज देखोगे बेटा, टाइम मिलेगा तो हाइलाइट्स देख लूंगा, है ना, बट इंस्पिरेशन ज़रूर लूंगा। ठीक है, मैं देखता नहीं हूँ, मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ और फिर इंस्पायर करता हूँ। ठीक है, तो यू बच्चों ने यहाँ पे ज़ीरो लिया है, क्यों? इसका रीज़न दो मुझे, इसका रीज़न क्या है, यू ज़ीरो क्यों लिया है? कि सर उससे आंसर मैच कर रहा है ना, यू या दे नहीं रखा है, क्या रीज़न है, यू ज़ीरो क्यों है? फटाफट रीज़न चाहिए मुझे, यू ज़ीरो क्यों है भाई? वाई इज़ दी यू ऑफ दिस पल्स ज़ीरो? अरे जल्दी से बताओ यार, कुछ भी मूविंग नहीं था। ओ माई गॉड, पल्स इज इंट्रोड्यूस्ड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, none of the answer, none of the options, none of the reasons is correct. Yes, पहला आया, टी इज जीरो, ए यू, टी इज जीरो, यू टी, है ना। जब तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो ना, सुपर कॉन्फिडेंट, तो अपना नाम भी साथ में टाइप करके भेजो, तो उससे बड़ा मजा आएगा, है ना। तो नाम से लेता हूँ तो ज़्यादा फील आती है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों टेंशन जीरो है, तो वी होता है रू टी बाई म्यू, इसीलिए वी जीरो है बच्चों। मुझे पता था कि आप लोग इसमें गलती करोगे, इसलिए ध्यान रखना। अगर उल्टा कर दिया था ना, कि ऊपर से पल्स छोड़ी होती, तो उसका यू लेना पड़ता। अगर ऊपर से पल्स छोड़ी होती ना उसने, और वो आ जाएगा अगले साल मेंस में, ये पक्का पूछेंगे यार। मतलब आप ऐसा सोच सकते हो कि भाई मतलब सर ऐसा कोई लल्लू क्वेश्चन थोड़ी पूछेंगे, 100% पूछेंगे। आप सोचो, आप खुद ही सोचो, कितने सारे बच्चों ने गलत बोला। अगर ये बोलेगा ना ऊपर से पल्स छोड़ी, तो आप पक्का यहाँ पे यू जीरो लेने वाले थे, और अब नहीं लोगे, है ना। अब आपको पता है कि टेंशन निकालनी पड़ेगी, डिवाइड करना पड़ेगा म्यू से, और वी वो वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ध्यान रखना, भूल मत जाना, है ना। टेंशन जीरो है इसलिए यहाँ पे। अबे टेंशन जीरो क्यों है? अरे यार वो देखो ना, सोचो ना यार, तुम समझ सपो तुम ही हो उसके नीचे लटके हुए, तो तुम्हें कोई टेंशन थोड़ी लगेगी यार। तुम छोटे से पार्टिकल हो, तुम्हारे नीचे कुछ है ही नहीं, तो तुम तो मस्त हो ना यार। सबसे ज़्यादा टेंशन तो ऊपर वाले पार्टिकल को होगी, क्योंकि सब उसके नीचे इतने सारे लोग सपोर्ट लेके बैठे हैं। ऑब्वियसली सबसे नीचे टेंशन जीरो है। तो 12वीं पास बच्चे अगर ऐसी बातें करेंगे तो पता नहीं क्या होगा इस देश का, है ना। तो 20 इज इक्वल टू, कल गणतंत्र दिवस भी है यार। तुम लोग गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अगर ऐसी बातें करोगे, और 11वीं के बच्चे मुझसे डाउट नहीं पूछेंगे, 11वीं के बच्चे कोई डाउट वाउट नहीं पूछेगा यार। 11वीं के बच्चे सिर्फ एंजॉय करेंगे और जाएंगे यहाँ से, है ना। और सोने का टाइम हो गया तो दूध पियो, मम्मी से, मम्मी को बोलो दूध पिलाए तुम्हें और सुला दें। ठीक है, हाँ। तो 11वीं के बच्चे, जब तक तुम लोग अपने साइंस लैब में जाके एक्सपेरिमेंट में नहीं करोगे, हम लोग मानेंगे नहीं कि तुम 11वीं में आ गए हो। ठीक है कि नहीं? आई थिंक ऑल 12th गाइज एंड 12th प्लस गाइज विल एग्री कि जब तक कोई साइंस लैब में जाके एक्सपेरिमेंट नहीं करता, तब तक हम उसको बड़ा वैसे भी नहीं मानते। साइंस लैब में जिस दिन कोई जाता है, क्या मतलब ईगो बूस्ट होता है उस दिन, कि आज मैं 11th के एक्सपेरिमेंट करके आया हूँ। या जिस दिन सीबीएसई का फॉर्म भरते हैं अपन 10th का, अरे बड़ा हो गया यार, अब सीबीएसई बोर्ड वोर्ड दे रहा हूँ मैं, है कि नहीं। इज द स्ट्रिंग मासलेस? अगर बेटा मासलेस होती तो ये जाता ही नहीं ऊपर पल्स, ये पल्स ऊपर जाता ही नहीं। सर दूध नहीं है, व्हाट शुड आई डू, आई एम 11। तो बेटा 2 बादाम खा और सो जा, है ना, बादाम खा के सो। ठीक है, चलो। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन करे, बहुत इजी है फिर से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इट्स टू इजी, बट आई जस्ट वांट टू सी इन फैक्ट कि कैन यू गिव मी द राइट वेव फॉर्म, फेज वेलोसिटी ऑफ क्या। यूट्यूब में एंटरटेन होने से बेहतर है कि आशीष सर की क्लास अटेंड कर लो, ये तो सही है यार, है ना। मज़ा तो बहुत आता है। देखो मैं भी बिल्कुल फ्रीडम के साथ आप लोगों से शेयर करता हूँ बातें, और आप लोग भी बिल्कुल मस्त होकर शेयर करते हो, तो और क्या चाहिए लाइफ में, है कि नहीं। सर इफ द स्ट्रिंग इज नॉट मास्टर्स एंड टेंशन इज नॉट जीरो, बेटा बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जीरो है। मैंने यू लिखा है ना वहाँ पे, मैंने ये थोड़ी बोला कि पूरे रोप में जो है वेलोसिटी जीरो है, मैं तो बोला बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। ठीक है, हाँ। आई एम फ्रॉम LKG, AS बोल रहा है, ओ माई गॉड। लाइफ में इज्जत चाहिए सर। यार इज्जत तो बेटा बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार, है ना, बहुत मेहनत, यू नो, बहुत ज़्यादा मेहनत। सर बादाम नहीं है, क्या करूं? बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुम रहने दो, है ना, जस्ट गो टू स्लीप लाइक दैट। ठीक है, दूध नहीं है, बादाम नहीं है, हद है यार, गलत बात। ठीक है। तो ये क्वेश्चन करे बच्चों, अब जैसे वेव फॉर्म बनाना है ना, बट कोई नहीं, अपन सब कुछ जेस्ट में कर रहे हैं ना, मजे से बात करते हैं, कोई लोड वोड नहीं ले, मतलब ऐसा कई बार मैंने देखा है 11th में बच्चे बड़े इमोशनल होते हैं, तो एकदम से दिल पे ले लेते हैं बात। तो ऐसा कुछ नहीं है, अपनी क्लास जनरली बहुत कूल सी रहती है,
एंड बहुत अपन मस्त वाली बातें करते हैं। मैं अपने बारे में भी ऐसी ऐसी चीज़ें सुन लेता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो मैं ना किसी को लोड देता हूँ ना लेता हूँ, है ना। सो डोंट वरी, सब मतलब खुश होके जाओ, परेशान मत होना कोई, ठीक है। ऐसे ही अपन गप्पे मारते रहते हैं, राइट। सर आप स्टैंड अप क्या करो, तो ये क्या है बेटा, है ना। ये क्लास है, बस उसमें अपन थोड़ा बहुत करते रहते हैं तो अच्छा लगता है। पूरे टाइम करूंगा ना तो बोर हो जाऊंगा। तो देखो आपको पढ़ाता हूँ, आप भी, आपका भी टाइम अच्छा निकल जाता है। खैर, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी जो है 3 है। तो आई थिंक आपको ए ओमेगा की वैल्यू 3 दे रखी है और मैक्स एक्सेलरेशन 90 है। तो ए ओमेगा स्क्वायर बच्चों 90 हो गया। तो बच्चों को मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो ऑब्वियसली ओमेगा की वैल्यू 30 आ गई, विच इज़ क्वाइट कूल। ए जो है बच्चों वो आ गया 0.1 मीटर, दैट इज़ ऑल्सो कूल। सो दो चीज़ें मिल गई, और भी कुछ मिल जाए यार। वेलोसिटी दे रखी है, बच गए, है ना। तो वी होता है बच्चों ओमेगा बटा के, राइट। तो इससे बच्चों हमें के मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। तो ओमेगा 30 है और के आ गया बच्चों 1.5, राइट। तो मैं इसमें कम से कम जो इक्वेशन है, मैं वो तो फाई तो नहीं निकाल सकता, बट मैं एटलीस्ट ये बोल सकता हूँ कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा हो गया 30 माइनस के एक्स प्लस फाइव, राइट। अब और कुछ दिया होता मुझे तो मैं फाइव निकाल लूंगा, बट इतना तो मैं निकाल ही सकता हूँ, है कि नहीं। चमका क्या सभी को, इज इट ओके, है ना। हाँ, आई होप दिस इज फाइन। पार्टिकल वेलोसिटी इज अ डिफरेंट थिंग एंड वेव वेलोसिटी इज अ डिफरेंट थिंग। पार्टिकल वेलोसिटी इज dy by dt एंड वेव वेलोसिटी इज ओनली v, राइट। यार ये केवीपीवाई के बच्चे यार क्यों परेशान कर रहे हो यार इतना, है। केवीपीवाई के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पूरा सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है यार तुम लोगों के लिए। अब अगले महीने मेंस है और अब केवीपीवाई के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब कोई कॉमन सेंस लगाओ यार, है ना। हाँ, तो ये बच्चों अब क्या तुम सब कुछ पढ़ो यार अब, है ना। अब क्या इंपॉर्टेंट और कम इंपॉर्टेंट, और प्रीवियस ईयर कर लो। और आ गया केवीपीवाई तो कब है, अच्छा 11th में हूँ बेटा। 11th के बच्चे डिस्टर्ब नहीं करेंगे मुझे। 11th के बच्चे यार क्यों लगे हैं यार पीछे, यार नाम के साथ होना चाहिए 11 और 12, है ना। 11th के बच्चे मुझसे क्रैश कोर्स की क्लास में डाउट पूछ रहे हैं, हद है यार, है ना। सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ते हैं भाई। अब बहुत इंपॉर्टेंट, फोकस करें यार 10 मिनट। अरे फेज पता नहीं चलेगा बेटा, फेज वेलोसिटी क्या, फेज होता है बस वेव फॉर्म का, है ना। तो वो ऐसे पता नहीं चलेगा, वो आपको मतलब कुछ और कंडीशन दी होनी चाहिए, वो हम कुछ नहीं बोल सकते उसका, है ना। इस तरह से बच्चों सुपर पोजिशन होता है, कितने भी वेव्स हो आप उसको ऐसे वेक्टरली सुपरपोज कर सकते हो। बट हमारे लिए बच्चों सुपर पोजिशन इसलिए काम का है क्योंकि दो बड़ी प्यारी इक्वेशंस होती हैं। A1 साइन, यार डिस्टर्ब मत करो यार 11th के बच्चों, यार तुम लोग मानते नहीं हो यार बात। एक तो 11th के बच्चे होते मतलब सब एकदम पागल हो जाते हैं। 10th पास क्या कर लिया, सब अपने आप को चैंपियन समझ रहे हैं। बेटा रुक जा, 11th की माइक्रो क्लास में सबको बोलता हूँ मैं, 11th की माइक्रो में आओ, तब नहीं आते, है ना। प्लीज प्लीज बेटा थोड़ा शांत रहो यार, क्यों इतना डिस्टर्बेंस कर रहे हो बेटा। 11th के बच्चे अभी रुक जाओ, तुम लोग उसमें आना जो 11th की क्लास होती है। तो बच्चों इसका जो सुपर पोजिशन है वो पूरी दुनिया को पता होना चाहिए, है ना। मतलब दिस इज़ प्रिटी इजी। और इसका जो आंसर देख के आप लोगों को एकदम से कुछ कुछ होना चाहिए। आप लोगों को कुछ कुछ हो रहा है क्या, देख के बताना। तो मैं सीधा सीधा इसमें आंसर लिख रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पे जो ए रिजल्टेंट है वो होता है √A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव, राइट। तो ये बच्चों ऑब्वियसली हमें पता है दैट दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ओके। और टैन अल्फा बच्चों यहाँ पे आ जाएगा सिमिलरली A1 साइन फाइव अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाइव। मैं इसको और एम्फोसाइज क्या करूँ, मैंने बार बार मतलब इतनी बार इसको मतलब बता रखा है बच्चों को, मैं बार बार बताता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यार ये जब इस पे क्वेश्चंस आते हैं ना, और अगर वो नहीं होते तो यार मतलब मैं सही बता रहा हूँ आपको, इतना गंदा फीलिंग आएगा अपने ऊपर, इतना गुस्सा आएगा आपको कि ये क्वेश्चन मैंने क्यों नहीं किया। ऐसे लल्लू पल्लू क्वेश्चन दे देते हैं इसके ऊपर और लोग करके नहीं आते, दैट इज टू डिस्टर्बिंग, है ना। ये आपको सबको आना चाहिए। अच्छा, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, इसमें इंटरफेरेंस भी वही है, इंटेंसिटी का वेरिएशन। तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू A² बच्चों। तो इंटेंसिटी रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 कॉस फाइव। और बच्चों इसमें आई मैक्स और आई मिन के भी दो फॉर्मूले। तो आई मैक्स जो होता है वो √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर, और आई मिन होता है, मतलब मैं ये फॉर्मूले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पता होने चाहिए यार, वरना मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा कि मैं आप पूरा पूरा लिखूँ ये फॉर्मूले। ये 100% आपको पता होने चाहिए, इसको आप भूल गए ना किसी काम के नहीं हो आप, है ना। कितना ही खुश हो जाओ आप, कुछ भी कर लो उसके बाद, ठीक है। बट आपने वेव्स में अगर ये फॉर्मूले भूल के चले गए, इट्स टू बैड, राइट। यू मस्ट ऑल रिमेंबर इट, ओके। अच्छे से ध्यान रखना। और उसके बाद बच्चों मैं बस ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं जो आप वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ चुके हो, है ना। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो उसमें बच्चों कॉस फाई जो है दैट इज +1, और उससे हमें मिल गया फाई इज इक्वल टू 2n पाई, राइट। और उससे बच्चों ये आई मैक्स जो आएगा वो आ जाएगा, अच्छा लिख ही दिया मैंने, सॉरी, आई मैक्स तो ऊपर लिख ही दिया, तो वही आ जाएगा आई मैक्स, है कि नहीं। और ए रिजल्टेंट भी मैक्सिमम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों A1 + A2, ओके, है ना। और सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव होता है यार नाम, ये सब यार मतलब ऐसी चीज़ है जो पता होनी ही चाहिए। मैं इतनी बार रिपीट कर रहा हूँ अपने आप को, मुझे पता है, बट दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट कि अपन इस चीज़ को ना भूल जाएं यार। इट्स टू ईजी एंड यू शुड नॉट फॉरगेट इट। मतलब पता नहीं कितनी बार आता रहता है, ये वेव ऑप्टिक्स में भी आ चुका है, वेव्स में भी आ चुका है, ठीक है, बिल्कुल है, वेव ऑप्टिक्स में भी है ना। नहीं यार, तुम लोगों को पढ़ाता हूँ तो बहुत गर्मी निकलती है मुझसे, तो इसलिए है ना, मतलब अगर मैं पहन लूँगा स्वेटर वगैरह तो पसीने आ जाएंगे, राइट। हाँ, तो डिफरेंस बिटवीन क्रैश कोर्स, यार ये कौन है यार, ये बच्चे यार, डिफरेंस बिटवीन 11th का होगा पक्का। गलत बात है यार, ट्वेल्थ पास के क्लास में 11th के बच्चे, बहुत गलत बात है। नाउ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव, ठीक है। अब बच्चों इसमें क्या है, ध्यान से सुनना अब। जैसे एक पल्स जो है, यहाँ पे बच्चों मान लो दीवार, ओके, यहाँ पे वॉल है, ये भी पता है वैसे, काफ़ी लोगों को पता होगा इसके बारे में भी, बट जस्ट मैं मतलब अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ आपसे जो इंपॉर्टेंट है। तो ये जब पल्स बच्चों आगे बढ़ेगा, तो बच्चों ये जब लौटेगा ना, तो दिस इज बिहेविंग लाइक अ फिक्स्ड एंड, राइट, फिक्स्ड एंड। तो इसमें बच्चों पाई का फेज डिफरेंस आएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, है ना। फेज डिफरेंस ऑफ पाई, ठीक है, फेज डिफरेंस ऑफ पाई जनरेट करता है ये इन रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है, रिफ्लेक्टेड वेव। फ्रीक्वेंसी सबका सेम रहता है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स। प्लीज ध्यान रखो यार, प्लीज सुन लो मेरी बात, प्लीज। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स, सो इट डज नॉट चेंज। इवन मीडियम इज सेम, रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट का, तो स्पीड ऑफ वेव ऑल्सो रिमेन सेम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, है ना। तो रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट, ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है बच्चों, ठीक है। तो v सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, देयरफॉर लैम्डा विल आल्सो रिमेन सेम, है ना। तो क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ फेज डिफरेंस आ रहा है पाई का, और इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड चेंज होगा अगर अगर एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो अगर मान लो आगे भी कुछ जाना होता, ट्रांसमिटेड होती वेव पल्स, तो फिर क्या होता, ट्रांसमिटेड वेव पल्स में क्या होता, जैसे मान लो इंसिडेंट हुई, कुछ पार्ट आगे चली गई और कुछ पार्ट पीछे आ गई, तो ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड में एनर्जी बढ़ गई, है ना। एंड वी कैन ऑल्सो राइट दिस डाउन दैट फॉर ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड के लिए क्या याद रखेंगे हम, कि इसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी बट स्पीड चेंज हो जाएगी, तो लैम्डा भी चेंज होगा, क्योंकि स्पीड क्यों चेंज होगी, मीडियम चेंज हो गया, और इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं आता, नो फेज डिफरेंस, ठीक है, नो फेज डिफरेंस। रिफ्लेक्टेड में तब फेज डिफरेंस आता है जब फिक्स्ड एंड हो, ओके। और अगर मान लो फ्री एंड हो, है ना, फ्री एंड मतलब ये फ्री है, तो ये बिल्कुल अपना रेयर मीडियम हो गया, एक तरह से रेयर मीडियम, है ना, फ्री एंड, तो नो फेज चेंज इन रिफ्लेक्टेड। फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है तो बच्चों सोर्स चेंज करो, जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं ना उसको चेंज कर दो। यार एक तो जो बोल रहा हूँ वो फिर निकल जाता है, एक मिनट रुको। नो फेज चेंज इन रिफ्लेक्टेड वेव, सिर्फ वही चीज़ें बता रहा हूँ यार जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाए इसके ऊपर जो मैंने बोला, आपको सिर्फ टिक करना है सही ऑप्शन। मैं इसीलिए आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ माथा नहीं लगाना, आपको जो पता है चीज़ यार उसको सीधा सीधा करना है। बिल्कुल आर ग्रेट जॉब। वेलोसिटी तब चेंज होती है जब मीडियम चेंज होगा, फॉर श्योर। एंड यू कैन यूज योर कॉमन सेंस, क्या लाइट भी तो वेव ही है। तो तुम लोगों ने ऑप्टिक्स में इतना तो पढ़ा हुआ ही है ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। तो ये कॉमन सेंस वाली चीज़ है, ध्यान रखना, है ना। वेव ऑप्टिक्स और वेव तो नाम सेम ही है ना यार, बस ऑप्टिक्स में क्या अपन लाइट के लिए स्पेसिफिकली पढ़ते हैं वो, और यहाँ पे अपन जनरल पढ़ते हैं। वो तो तुम लोगों ने चैप्टर पढ़ा नहीं है कभी, इसलिए तुम्हें लग रहा है अभी कि अच्छा वेव ऑप्टिक्स जैसा ही है ना, अदरवाइज वो फीलिंग पहले आ जानी चाहिए। ओके बेटा, के एस इतना इतना एक्साइट मत हो यार, यू विल गेट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर मतलब सीनियर्स ओवर हेयर, डोंट वरी। और तुम्हें ऐप है ना, ऐप में सब है, कुछ छुपा नहीं रखा हमने कि तुम्हें पहले मतलब एक पजल का आंसर देना होगा, सुडोकू सॉल्व करो तब तुम्हें पता चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। शांति से ढूंढो, ढूंढने में तो भगवान भी मिलते हैं, तो लेसन मटेरियल्स मिलने में क्या है, पीडीएफ नहीं ढूंढ सकते तुम, है ना। चलो, तो ये बच्चों हो गया अपना डिस्कशन ऑन हाउ डज रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव हैपन्स। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट यार, फिर से मुझे क्या ना वो याद, वो ऐसा लगता है कि यार
किसी भी दिन आ गया अगर, तो मतलब आपको मज़ा आ जाएगा अगर आप उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो। मुझे लगता है कि मेरे को बता देना चाहिए फॉर्मूला, क्योंकि ईजी टू रिमेंबर है। एक ऐसी ट्रिक है जो मुझे लगता है हो सकता है आपके काम आ जाए। सपोज दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2, और मान लीजिए यहाँ पे एक पल्स भेजा, तो इधर ऑब्वियसली कुछ ट्रांसमिटेड जाएगा और इधर कुछ रिफ्लेक्टेड आएगा। ठीक है, आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि पल्स उल्टा हो गया। तो बच्चों इसमें अगर एम्पलीट्यूड इंसिडेंट का ए आई है ना, यहाँ पे V1 है या V2 है, तो ट्रांसमिटेड का एम्पलीट्यूड AT मान लिया, रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड AR। तो इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों। अरे देखो फॉर्मूला होता है, सुन लो यार, अबे सुन तो लो, सुन लो। तो ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला क्या है? 2V2/V1 + V2, 2V2/V1 + V2 इंटू AI। और रिफ्लेक्टेड का हो जाएगा बच्चों, क्या होगा इसमें? V1 - V2/V1 + V2 इंटू AI। सोच के देखो, सोच के देखो भाई, चेक करो। बस अपना इतना ध्यान रखना, ये मैग्नीट्यूड लिख दिया है मैंने। अगर मतलब इसमें V1 = V2 डाल दूं, तो रिफ्लेक्टेड बच्चों जीरो हो रहा है ना, रिफ्लेक्टेड जीरो आ जाएगा, जो कि सेंस बन रहा है, फिर तो सेम ही मीडियम है, फिर तो आगे चलता रहेगा, है ना। बस अगर इतना ध्यान रखना कि अगर यार इसमें जो V1 है, V2 जो है वो ज़्यादा हो गया V1 से, तो बेसिकली ये डेंसर मीडियम हो गया या रेयरर रेयरर मीडियम हो गया। तो ऐसे में बच्चों इधर जो रेयरर मीडियम है, इट विल गिव अ पॉजिटिव वैल्यू। बट अपन अगर मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, तो अपन उल्टा कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे साइन अगर तुम्हारा नेगेटिव आ जाए तो उसका भी तुम्हें समझ में आ जाए, तो V2 - V1 कर लो, है ना। तो इससे क्या होगा बच्चों, हाँ सिमिलर टू कोलिजन ही एक्चुअली, इट कैन बी फाउंड बाय, मतलब सिंपल बाउंड्री कंडीशन होती है और पावर को इक्वेट करना होता है। बट अपन डेरिवेशन में नहीं जा रहे, है ना। तुम चुपचाप यार याद रख लो ना यार, कोई बुराई है क्या उसमें? अगर तुम इसको डायरेक्टली यूज़ कर पाओ, V की जगह तुम्हें √T/μ रखना है यार, T सेम है क्योंकि पूरी रस्सी जो है वो सेम है। तो मेरा ये कहना है कि याद रखना बहुत ईजी है, क्योंकि AT में अगर तुम V2 0 मान लो, तो AT कुछ होगा ही नहीं, है ना, वहाँ है ही नहीं कुछ। और यहाँ पे V1 = V2 है, तो तुम्हारा AR 0 हो जाएगा। यूजिंग बेसिक मैथ्स फॉर्मूले वी कैन। और ये याद रख लो, मैं इसीलिए कह रहा हूँ वेव्स में सबसे ज़्यादा आलस आता है तुम्हें फॉर्मूले याद रखने में। ये सबसे ज़्यादा आलस है, वो कुछ भी नहीं है ना। यहाँ एक रस्सी है और यहाँ पे दूसरी रस्सी है, तो मीडियम चेंज हो रहा है। सो वंस द पल्स विल अराइव एट द बाउंड्री, सम पार्ट ऑफ इट विल गेट रिफ्लेक्टेड एंड सम पार्ट ऑफ इट विल गेट ट्रांसमिटेड। तो हमें क्या निकालना है? AR और AT की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट पल्स का एम्पलीट्यूड। और मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ये सिर्फ मेंस नहीं है, ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है। और ये सब लाइन से आते हैं, जैसे अभी डॉपलर 2-3 साल से डॉपलर पे आ रहा था और आपका रेजोनेंस कंडीशन पे आ रहा था। इन पे यार कभी भी बहुत सालों से नहीं आया है। तो मेरी गट फील है कि इस साल आना है, तो मैं अपनी गट फील पे जाता हूँ और बहुत बार वो गट फील सही होती है। इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तारीफ तो मैं कभी खैर खुद की करता ही नहीं हूँ, बट वो ठीक है, अब जो सत्य है वो बता रहा हूँ। तो आप ध्यान रख लो, है ना। मेरा ही कहना है कि भाई जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो आनी चाहिए। स्टैंडिंग वेव देखें बच्चों, यू क्या है? यू कहाँ है यार? म्यू है वो। अबे मास पर यूनिट लेंथ है यार, तुम लोग ऐसी की तैसी करोगे यार, बिल्कुल ही है, बोलने में ही कुछ भी बोल देते हो। वाई अगर बच्चों A साइन KX - ω t है Y1, और Y2 बच्चों A साइन KX + ω t है। तो बच्चों ये चमत्कार होता है जब इन दोनों का सुपरपोजिशन होता है और हमारे पास इक्वेशन बड़ी प्यारी सी मिलती है, 2A साइन KX cos ω t, और जन्म होता है एक स्टैंडिंग वेव का, है ना। ये ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, है ना। तो स्टैंडिंग वेव ही ऐसे बन जाती है यहाँ पे, और इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से। तो ये तो एक लूप हो गया, राइट। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि ये फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है। तो दिस इज अ बेयर मिनिमम वाला कंडीशन। अब और क्या हो सकते हैं लूप? नंबर ऑफ लूप्स बढ़ कैसे सकते हैं? ऐसे बड़े अच्छे बन रहे हैं लूप आज तो, क्या बात। तो ये 2 लूप बन गए, ऐसे ही 3 बन जाएंगे, ऐसे ही और भी ज़्यादा बन सकते हैं, राइट। तो ये बच्चों मैं बोल सकता हूँ कि दीज पॉइंट्स विल नॉट मूव एट ऑल। सो दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड नोड्स, ओके, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड नोड्स। ये कभी मूव नहीं करेंगे, ये फिक्स ही रहेंगे, तो इनको हम बोलते हैं नोड्स। और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट्स होते हैं वो काफ़ी बच्चों को पता होगा, उनको हम क्या बोलते हैं? एंटी नोड्स, ठीक है। ये हो जाते हैं एंटी नोड्स। बिल्कुल घमंड नहीं है यार, बिल्कुल घमंड नहीं है, चाहे कितनी अच्छे डायग्राम बन जाए, कितनी अच्छी लैंग्वेज, कोई फर्क नहीं पड़ता, घमंड आ ही नहीं सकता, है ना। तो आपको तो बस उसको एंजॉय करना है, घमंड है ही नहीं सर में, तो आप अपने मस्ती से पढ़ो, है ना। तो इसमें कंडीशन क्या हो जाएगी बच्चों? KX जो है उसकी वैल्यू 2n π अगर हो, तो अपना ही साइन, इनफैक्ट n π ही ले लो ना, n π, ठीक है। तो k को लिख दो आप 2π/λ,
तो यहाँ पे बच्चों पाई पाई कट गया, तो x की वैल्यू आ गई n इंटू लैम्डा बाई टू। अब n को पुट करते रहो 0 1 2 इस तरह से। तो बच्चों आपको साफ साफ दिख रहा है कि यही आना चाहिए। पहला नोड होगा 0 पर, है कि नहीं, पहला नोड होगा 0 पर, दूसरा नोड होगा लैम्डा बाई टू पर, तो ये लैम्डा बाई टू हो गया। यहाँ के लिए बच्चों ये 0 है, फिर यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा बाई टू, ये आ जाएगा लैम्डा, और उनके बीच में एंटी नोड है, मतलब एंटी नोड होगा लैम्डा बाई फोर, फिर 3 लैम्डा बाई फोर एंड सो ऑन, राइट। ध्यान रखना। अब इसमें बच्चों नॉर्मल मोड्स ऑफ स्ट्रिंग का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n बाय 2l रूट टी बाय म्यू। यार ये अगेन मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नहीं भूल सकते। ये स्टैंडिंग वेव्स के लिए एप्लीकेबल होता है। और यहाँ पे बच्चों एक एक्सपेरिमेंट भी होता है, अगर तुमने कभी पढ़ा हो, एक एक्सपेरिमेंट मैंने अभी कुछ दिन पहले भी किसी क्लास में बताया था। एक जनरली 11th क्लास में करा देते हैं, तो अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पे सारे बच्चे मोस्टली सब 11th पिछले से पिछले साल कर चुके हैं, तो वो बच्चों ने शायद ये एक्सपेरिमेंट किया हो जिसमें एक पेपर का गुटका बना के लगाते हैं, राइट। पेपर का गुटका इस वायर पे लगाते हैं, और एक ट्यूनिंग फॉक का यूज़ करते हैं। सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट, क्या बात है यार, है ना। तो ट्यूनिंग फॉक को ऐसे हिट करके और फिर उसके ऊपर रखते हैं, तो ये वाइब्रेट करने लगता है। ये कई, है ना, ये इक्विपमेंट बहुत चीप है यार। ये अपना गैल्वेनोमीटर एमीटर टाइप नहीं है कि जो चलते नहीं है ना कभी स्कूल में, उस तरह का नहीं है। ये आराम से चलता है ना, तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें तो तार ही चाहिए, और उसको मास को अपन चेंज करते रहते हैं। तो ये मास को चेंज करते रहने से क्या होता है, टेंशन जो है वो बढ़ता रहता है या कम होता रहता है, जो भी करना है वेरी कराओ। तो यहाँ पे बच्चों ये फ्रीक्वेंसी है स्ट्रिंग की, जिसपे अच्छे ऑसिलेशन हो सकते हैं, अच्छे एम्पलीट्यूड मिलेंगे हमें। तो अगर बच्चों यहाँ पे n इक्वल टू 1 है, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये भी सबको पता होना चाहिए यार, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और n इज इक्वल टू बच्चों 2 हो गया अगर, तो ये बच्चों ऐसा कुछ बनता रहेगा, मतलब आते ही रहेंगे फिर। तो ये बच्चों होता है फिर सेकंड हार्मोनिक, जो भी n की वैल्यू है वो हार्मोनिक। और बच्चों हार्मोनिक से एक कम हो जाएगा इसमें ओवरटोन। अब जो जो बोलने के तरीके ना याद रख लो, है ना, ज़्यादा परेशान मत होना कि सर ये क्या हो रहा है। अगर ये रिवीजन होना चाहिए आपका, आइडियली जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको रिवीजन हो रहा है ना। अगर n इक्वल टू 3 कर दूंगा, तो ये जो 3 बाई 12 रूट टी बाई म्यू आएगा, उसमें आ जाएगा बच्चों थर्ड हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन, राइट। तो बच्चों अगर इन फ्रीक्वेंसीज का ट्यूनिंग फॉर्क ले लूँ ना मैं, और धड़ाम से उसको उसके पास रख दूँ बेंच पे, तो ये भयानक अच्छे एम्पलीट्यूड्स करेगा। मतलब उसमें दिखता है अपन को कि तार हिल रहा है मजे से, ऐसे 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 हिल रहा है। तो बहुत शानदार एक्सपेरिमेंट होता है, अगर आप फील कर लो उसे, तो वो पेपर का जो क्लिप रखा है वो गिर जाता है ना। वो गुटका थोड़ा सा सही वर्ड नहीं लग रहा, तो क्लिप बोल सकते हैं, पेपर का क्लिप, तो वो गिर जाता है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट है, बट ये फॉर्मूले उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ये मतलब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही ईजी सा है। मतलब टी टेंशन हो जाएगा तार में, जो भी है, ये मास पर यूनिट लेंथ है। n is obviously the number that you can keep. See, I'm a very sophisticated guy. I don't usually use that kind of language. I'm pretty sophisticated. जो uh, I'll take classes in English as well where I will show my sophistication. So it's not a problem. है ना, once I come into my own, then my English is also pretty good. तो L जो है बच्चों डिनोमिनेटर में, वो लेंथ ऑफ वायर हो गया, है ना, लेंथ ऑफ वायर, राइट। सो दिस इज L, ओके। चलो ठीक है, ध्यान रखना। ऑफ कोर्स तो आर जो है मेरी फीलिंग समझ गया। चलो सर, यू हैव अ वेरी फाइन आर्ट ऑफ ड्राइंग फिगर्स रियली। अरे थैंक यू बेटा, मतलब आई वांटेड समबडी टू अप्रिशिएट मी, जिससे मैं आपको ये बता पाऊँ कि 1990, अरे मेरी मदर ही है यार इंग्लिश की टीचर। सर आपके घर में कोई इंग्लिश की टीचर है क्या? मेरी मदर, माई मॉम इज वॉज अ इंग्लिश टीचर, अब तो रिटायरमेंट हो गया, बट या। एंड क्या बोल रहा था मैं, हाँ, ड्राइंग भी मेरी बहुत बहुत अच्छी है। मेरे को 1997 जब इंडिया के 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हुए, तब 500 रुपये का बच्चों एक चेक मिला था फॉर माई ड्राइंग। उस वक्त 500 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती थी। इट वॉज लाइक 24 ईयर्स बैक। 25 ईयर्स भी हो जाएंगे कुछ ही दिनों में, तो मतलब प्रिटी गुड। और देखो घमंड बिल्कुल भी नहीं है, देखो कितना कुछ है, बट घमंड नहीं है यार। इतनी अच्छी बातें कर लेता हूँ आपके साथ, इतना शेयर कर लेता हूँ, बट यार घमंड बिल्कुल भी नहीं आया। पता नहीं क्या है, मतलब कुछ तो टैलेंट होगा ही यार, घमंड आया ही नहीं अब तक, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी उसी तरह से आप कर लें, बहुत ही मतलब डायरेक्ट इजी सा क्वेश्चन है। आप इतना क्यूट ड्रॉ कर लेते हो, ब्लश कराओगे क्या यार तुम लोग, हैं इतनी तारीफ ज़्यादा हो जाएगा अब, है ना। 1997 की बात बताई मैंने आपको, 1997, सोचो तब आप लोग कितना वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कितना ज़्यादा क्या चल रहा होगा यार आप लोग, मतलब सोच के देखो, है ना। आप लोग मतलब
किसी पाइपलाइन में हो गए उस वक्त ऊपर, है ना, कि हम वेट कर रहे हैं आने का। राइट। अब देखो एक मेरे से मेरी उम्र पूछ रहा है, मुझसे तो सर्कल भी सही से नहीं बनता। हम अनबॉर्न, तो मैं तो कह ही रहा हूँ ना, आप लोग वर्क इन प्रोग्रेस थे बच्चों। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप लोग तो बच्चों मतलब सब। और बट ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जो अपन डिस्कशन कर रहे हैं, जो अच्छे से बात भी कर रहे हैं, ये सब इसीलिए कर रहा हूं मैं जिससे आप पढ़ाई दबा के करो। पढ़ाई करनी है आपको, क्लास खत्म होने के बाद ये नहीं कि अब तो सर मजा आ गया, क्या क्लास थी, अब तो बहुत अच्छी नींद आएगी, ऐसे नहीं, है ना। सब बर्थ डेट बता दो प्लीज बेटा, ऐसी छेड़ा छाड़ी वाली बातें मत करो, फिर मेरा ज्ञान बाहर निकल आएगा। ऐसे ऐसे मतलब इतने काबिल लोग आते हैं उस तारीख में यार, तुम वो तारीख पूछ रहे हो मुझसे, तुम्हें खुद पता होना चाहिए, गलत बात है यार। उस दिन एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान लोग आए थे, है ना, स्टीफन हॉकिंग जैसे महान लोग, आशीष गुप्ता सर जैसे महान लोग, मतलब तुम तारीख समझो, मतलब स्टीफन हॉकिंग जैसे महान लोग गए थे, ओके। तो बच्चों बहुत आप आपकी बातें बिल्कुल दिल को छू जाती हैं, बट खैर एनीवेज, सॉल्व द क्वेश्चन बच्चों, है ना। इस क्वेश्चन घमंड बिल्कुल भी नहीं है भाई, घमंड बिल्कुल भी नहीं है, राइट, है ना। घमंड कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। नहीं नहीं, आई एम नॉट बेटा, है ना। कुछ बच्चों को एकदम से कि सर आप मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए आए हो क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है बेटा। मैं पढ़ाने ही आया हूँ आपको, और आप प्लीज़ ये क्वेश्चन करिए, डोंट वरी, अपन पूरी एंड तक डिस्कशन करेंगे, और इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं आपको, पता भी नहीं चलेगा, आपको पूरा वेव्स आ जाएगा। और घमंड बिल्कुल भी नहीं है किसी भी बात का। आप ऐसे मत सोचिए कि मैं सिर्फ मतलब ये है कि वो है, ऐसी बातें सब सीरियस बात ही है, डोंट वरी, है ना। चलिए। अच्छा, यू आर फ्रॉम साउथ इंडिया, सो यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट घमंड इज, ओके। दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। इट्स अ डिसेंट वर्ड, इट्स नॉट अ बैड वर्ड, ओके। हाँ, ठीक है। मतलब वैसा बैड नहीं है, उस तरह का नहीं, मतलब कोई उस तरह का बैड नहीं है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल वर्ड, इट्स अ नॉर्मल वर्ड, राइट। हाँ भाई, आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया यार। इतनी प्यारी बातें हो गई और सी ऑप्शन भी निकाल रहे हैं बच्चे, तो इससे अच्छी चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो बच्चों N1 इसमें नंबर ऑफ लूप्स ले लेते हैं, और N2, तो बच्चों वी कैन श्योरली से दैट फ्रीक्वेंसी हैज़ टू मैच, है ना। और फ्रीक्वेंसी के लिए बच्चों क्या होगा, N1 इंटू वी बाय V1, इनफैक्ट बाय 4L1 इज इक्वल टू N2 इंटू V2 बटा 4L2। नाउ वाई शुड फ्रीक्वेंसी मैच, बिकॉज यू नो वो जब भी वो वाइब्रेटिंग एट अ फ्रीक्वेंसी सच दैट जॉइंट फॉर्म्स अ नोड, तो इवेंचुअली बच्चों वो सब सेटिंग ऐसी हो रखी है कि सब है ना एकदम रेजोनेंस कंडीशन है, मतलब सब सेम फ्रीक्वेंसी से ही ऑसिलेट कर रहे हैं। तो बच्चों फॉर श्योर आई कैन से दैट दिस टर्म कैंसल्स आउट, and you can replace v1 by root t by mu, and this t will also remain same, it will not change। देखो इंग्लिश बहुत अच्छी है ना। एंड दिस विल बी n2 इंटू रूट टी बाई म्यू, तो इसमें टेंशन भी कट गया बच्चों, सेम टेंशन सेम जॉइंट है ना। तो एक ही टेंशन मानेंगे अपन थ्रू आउट दी रोप। नाउ म्यू वन का हमें ध्यान रखना है, तो म्यू वन कैसे निकाले, लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। अब बच्चों क्योंकि दूसरे का रेडियस 2r है ना, तो इसका मास जो होगा ना बच्चों एल लेंथ के लिए, वो 4 म्यू हो सकता है, अपन ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है। 4 म्यू हो गया बच्चों, अगर इसका म्यू है, राइट, थिंक अबाउट इट, अगर किसी का आ, किसी का रेडियस 2r है, तो बच्चों उसमें मास जो होगा फॉर द सेम वैल्यू ऑफ लेंथ विल हैव टू बी 4 टाइम्स, राइट। सो दैट इज वाई दिस टर्म, एंड दैट इज वाई बच्चों P अपॉन Q विल बी इक्वल टू 1:2, वही N1 अपॉन N2 है, राइट। N1 अपॉन N2 इज P अपॉन Q, एंड दैट इज इक्वल टू 1/2, ओके। यार मेरा नाम आशीष गुप्ता है यार, तुम लोग बेइज्जती कर रहे हो, आशीष कुमार कौन है बेटा, है ना। हाँ, तो आशीष गुप्ता है बेटा, ऐसे इतना तो याद रखना पड़ेगा यार तुम लोगों को, अब जिससे फिजिक्स पढ़ो नाम तो सही लेना पड़ेगा। ये इससे इजी क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, और ये जेई एडवांस में पूछा गया था। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या क्वेश्चन है, मतलब मैं मतलब ऐसे सोचता हूँ कि मेरे पास आंखों में आंसू आने ही वाले हैं, है ना, एक टपका भी इधर से। तो ऐसा क्वेश्चन मेरे जेई एग्जाम में आता अगर, तो मतलब मैं तो खुशी के मारे उधर ही डांस कर लेता थोड़ा सा, है ना। मतलब ऐसा क्वेश्चन आप सोच के देखो, ये चाह रहा है कि आप 4 और 3 का वेक्टर सम करो, बट ऐसे क्वेश्चन भी गलत करके आते हैं बच्चे, यही तो मजे की बात है ना। ये एम्पलीट्यूड पूछ रहा है भाई। अब देखो मेरा ये कहना नहीं है कि हर क्वेश्चन ऐसे ही होगा, बट मुझे ये बोल मतलब मुझे बोलना पड़ेगा कि यार ऐसे क्वेश्चंस अगर आए तो आप छोड़ के नहीं आ सकते,
मैं ही कह रहा हूँ, अगर कोई बहुत ही मतलब खराब सा क्वेश्चन आएगा तो ठीक है यार, इट्स ओके, वेव्स में से टफ आ गया तो किसी और चैप्टर से इजी आएगा। बट सी दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ जे 2010 एडवांस, आई एम नॉट इवन सेइंग इट इज मेंस। तो उन्होंने कुछ सोच के ही पूछा होगा ना, वो लोग तो उनको भी पता है कि इजी क्वेश्चन है, बट उनको ये भी पता है कि फिर लोग जो है फिर भी गलती करेंगे। ठीक है, तो फ्री के मार्क्स से हमको लेने ही है ना, बट वी हैव टू मेक श्योर, एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, दैट ओमेगा मस्ट रिमेन सेम। ओमेगा सेम होना चाहिए, ओमेगा जो है दैट शुड नॉट बी डिफरेंट। अगर ओमेगा डिफरेंट हो जाता तो गड़बड़ हो जाता, फिर आपको y1 प्लस y2 करना पड़ता, फिर किसी मतलब एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहता उसमें, फिर हो सकता है वो भी अजीब सा कुछ फंक्शन आता, वो वेव फॉर्म बनता ही नहीं। तो ये ऐसा नहीं है कि हर बार आपने बस आंख बिना मतलब सोचे दिमाग लगाए और बस ऐसी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। साउंड वेव्स पे आते हैं, अगेन काम की चीज़ें डिस्कस करेंगे बच्चों। साउंड वेव्स में जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, साउंड वेव्स में इंपॉर्टेंट है प्रेशर वेव की इक्वेशन। जैसे y अपन को पता है दैट y इज a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो बच्चों प्रेशर वेव की इक्वेशन होती है डेल्टा p इज इक्वल टू बी ए के, दिस इज द प्रेशर एम्पलीट्यूड, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इसको मैंने इतना डायरेक्टली इसलिए लिखा है बच्चों, जिससे कि आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता पाऊँ। आंसर 5 है बेटा के पी, आंसर 5 है, और क्या होगा, एम्पलीट्यूड इज 5। ठीक है, नाउ क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। नाउ डेल्टा पी इज इफेक्टिवली व्हाट, व्हाट इज डेल्टा पी, दिस इज द, इज दिस द एब्सोल्यूट प्रेशर, व्हाट इज दिस। जैसे सपोज साउंड जा रही है आगे, ये साउंड वेव है बच्चों मान लो, तो अगर इधर डेल्टा पी कुछ आया, कुछ वैल्यू आई पी, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस पॉइंट पे, मान लो ये एयर ही है, अपन मैं बोल रहा हूं, तो डेल्टा पी कुछ निकाला हमने इस इक्वेशन से, तो इस पॉइंट पे वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर डिफरेंस। ग्रेट, अगर मान लो ये इक्वल टू आ गया सपोज फॉर एग्जांपल 0.1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो आप एब्सोल्यूट प्रेशर क्या बोलोगे, 101,325 प्लस 0.1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ रही है बात, कि ये बता रहा है बच्चों प्रेशर डिफरेंस, ये एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं देगा कभी भी आपको। और ये बी ए के यार एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मतलब स्टार में लिखना पड़ेगा, प्रेशर एम्पलीट्यूड, डेल्टा बी का एम्पलीट्यूड याद रखो यार बी ए के। और ये बी ए के में बी क्या है, बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस। मतलब पता नहीं क्यों मुझे पता लगता है हर बार कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, मतलब सीरियस हूँ मैं बहुत। आई वॉज इन एलन फॉर द लास्ट 3 years बिफोर कमिंग हेयर। तो 2 साल पहले 2018 की बात बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए। तो उस वक्त मेंस होने वाला था और मैंने उस साल बोला था, मतलब रीसेंट चीज़ हुई है इसलिए बता रहा हूँ, कि क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ, है ना, ये सब यार ये फॉर्मूले आने ही वाले हैं बस, ये बस अभी आए नहीं अब तक, इसीलिए मेरे को लग रहा था कि वो आने ही वाले हैं। और उस साल आप देखना बच्चों जेई मेंस में क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला पूछा था उन्होंने। और मैं अभी भी लिख के बता रहा हूँ बच्चों कि आप में से अगर 100 बच्चे अभी है ना सामने, हो सकता है ज़्यादा ही हो, तो उसमें से मुश्किल से 4-5 बच्चों को पता होगा। ठीक है, क्या किसी को भी यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला पता है बच्चों? पहले तो बता, चैप्टर कौन सा था वो जिसमें क्वालिटी फैक्टर था, किसी को भी पता है क्या? 11th के बच्चे प्लीज रिप्लाई मत करो यार, तुम लोग चले जाओ यहाँ से, है ना, तुम लोग टाइम पास कर रहे हो यार, है ना, रिप्लाई नहीं करेगा कोई। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला, हाउ मेनी ऑफ यू नो? एसी में है, चल ये तो बता दिया, फॉर्मूला पता है किसी को भी, याद है? एक आध आंसर आया, वो भी बैंडविड्थ का है आंसर वो, है ना, बैंडविड्थ का बता रहे हो, क्वालिटी फैक्टर में रूट आता है, फॉरगॉट। अगर बैंडविड्थ के टर्म्स में बता रहे हो तो ठीक है, बट रूट आता है, हाँ, ओमेगा नॉट बाय आरसी उस तरह से आ जाएगा, राइट। हाँ सही बता, अब कई बच्चों ने अब देख रहे गूगल, अरे बता दे यार, इज्जत बढ़ जाएगी सर के सामने, है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि यार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं सही में कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। अगर ये पूछ लेना डेल्टा पी मतलब एम्पलीट्यूड पूछ ले प्रेशर वेव का, बल्क मॉडुलस और डिस्प्लेसमेंट वेव दे दें आपको, और के दे दें इक्वेशन में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्लीज़ ध्यान रख के जाना, ये ध्यान रखना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, डेल्टा पी इज अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेव, है ना, डिस्प्लेसमेंट वेव बाय π/2, याद रख लेना भाई। और फिर बाद में थैंक यू सर निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेव बाय π/2 प्लीज़ याद रख लेना यार, ये तो एडवांस के लिए भी ट्रू है, पहले भी नहीं था, पहले कहाँ था बीए के,
अरे ये हुआ ना यार, ये होता है। अब ये इसको मैं डिराइव विराइव नहीं कर रहा, इतना टाइम नहीं है। प्लीज़ इसके लिए अब तो आप यार फुल लेंथ कोर्स जब होंगे तब आप सुन लेना मेरी चर्चा। मेरे को आता है इतना, है ना। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे पता नहीं, मुझे पता है, बट मैं पूरा अब समझाने के मूड में नहीं हूँ, उतना टाइम नहीं है हमारे पास, है ना। अगर किसी को फ़ायदा उठाना है इस क्लास का, तो जो मैं बोल रहा हूँ सत्य मानते हुए याद रख लो, ठीक है। अगर जो चीज़ें पढ़ाई को लेकर हम कर रहे हैं, है ना, ज़्यादा बाकी बातें तो ठीक है अपन की चलती रहती है, बट आप जब पढ़ाई की बातें कर रहा हूँ मैं, तो यार ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। इतना अगर ध्यान रख सकते हो तो प्लीज़ कर लो, ठीक है। चलो, तो स्पीड ऑफ साउंड वेव पे आते हैं बच्चों। स्पीड ऑफ साउंड वेव फॉर्मूले v इज इक्वल टू रूट गामा आर टी बाई एम, ठीक है। और क्या होते हैं फॉर्मूले में, v इज इक्वल टू रूट वाई बटा रो, ये होता है सॉलिड्स के लिए, यंग्स मॉडुलस बटा रो, है ना, रूट गामा आर टी बाई एम, ठीक है। अरे यार अब ये चैट देखने के चक्कर में देखो यहाँ पे कुछ कुछ हो जाता है। कितना साफ सुथरा था बेचारा, कोई नहीं। तो ये गामा वही गामा है यार, एडियाबैटिक कांस्टेंट, ओके। और टी टेम्परेचर है केल्विन में, मोलर मास, और आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो अपना फिजिक्स वाला लगाना है, ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये फॉर्मूले पता होते हैं लोगों को, इतना मुश्किल नहीं है। ऐसे ही वी इक्वल टू वी रूट बी बाय रो आ जाएगा। फ्लूइड्स में बी बाय रो, ये गैसेस का हो गया, है ना, ये गैसेस का हो गया। बट मेरे को ये एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ कि अगर ह्यूमिड एयर है, ह्यूमिडिटी है, पानी है एयर में, तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो बढ़ेगी या कम होगी? फॉर ह्यूमिड एयर स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी? बाकी तो फॉर्मूले हैं ही ये सब, जरा बताना। स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस, गुड, कम, केपी गलत बोल रहा है यार, बढ़ती है, स्पीड ऑफ साउंड बढ़ती है, ठीक है। क्योंकि अगर भारी हो गई ना तो हवा, ऐसा नहीं है, उल्टा हल्की हो गई, क्योंकि पानी जो है वो डेंसिटी कम कर देती है ना। तो ये फॉर्मूला रूट पी बाय रो, मतलब गामा पी बाय रो, उससे आया था। तो रो जो है, ठीक है ना, डेंसिटी कम हो जाती है तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाती है, इंक्रीजेज, याद रख लेना। इसलिए मैंने पूछ लिया क्योंकि मुझे पता था फिर से गलत बताएंगे लोग, तो आधे लोगों ने तो गलत बताया ही था। तो ये ध्यान रख लेना यार, ह्यूमिड एयर में स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाती है, ठीक है। और बाकी ये तीन फॉर्मूले हैं ही, संकट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यू हैव दिस, है ना, डेंसिटी है रो, ठीक है, इससे पहले कि कोई पूछ ले। और बल्क मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, राइट, हाँ। साउंड इंटेंसिटी का फॉर्मूला I इज इक्वल टू आई नॉट लॉग, इनफैक्ट I इज इक्वल टू I बाई आई नॉट, है ना, इंटू 10, ऐसा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये क्या है सर, ये क्या दो जगह आई है ना, तो ये बच्चों आई जो है दिस इज इन डेसिबल, ये है डेसिबल में। और ये वाला जो आई है बच्चों वो है इन वॉट पर मीटर स्क्वायर, है ना। ध्यान से देखो यार, ध्यान से देखते रहो, जो काम की चीज़ें बता रहा हूँ। आई नॉट जो है बच्चों वो 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है, दैट इज फिक्स, ये फिक्स वैल्यू है। चक्कर क्या है कि हम डेसिबल में क्यों पढ़ते हैं ऐसे, बिकॉज हमें जो आवाज़ सुनाई देती है ना वो 10⁻12 से 1 डेसिबल तक की ही, सॉरी 10⁻12 से 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर की ही सुनाई देती है। बट चक्कर क्या है कि इतना गंदा वैल्यू है 10⁻12 कि इसको हम यूज़ करने में इतना कंफर्टेबल नहीं है, तो हमने इसीलिए ये नई यूनिट बना के एक फॉर्मूला बना दिया। तो अगर मैं बच्चों यहाँ पे आई को आई नॉट रख दूँ तो आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि log 1 इज 0। और बच्चों 1 जो है जैसे आप रखोगे यहाँ पे आई को तो ये आ जाएगा 120। तो इसका मतलब जो एक्चुअली हम साउंड सुन सकते हैं ना वो 0 से 120 डेसिबल की सुन सकते हैं। बट आप 120 ट्राई मत करना, क्योंकि कईयों के कान बहुत सालों से यूज़ नहीं हुए होते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि एकदम से आप पुश करोगे कानों को तो आपके कान के पर्दे फट भी सकते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, 120 डेसिबल इज़ हॉरिबल लाउडनेस ऑफ साउंड। ये सब सर हमने स्कूल में नहीं पढ़े हैं, तो बेटा कोई बात नहीं, इट्स ओके, है ना। कई बार लाइफ में चीज़ें पहली बार होती हैं, आज आपके साथ कुछ फील हो रही है आपको, कोई बात नहीं, होता है ऐसा ना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 0 से 120 डेसिबल हो गया रेंज, ये डेसिबल में है, ये वॉट पर मीटर स्क्वायर में, तो हम ध्यान रखेंगे। अब सिंपल सा क्वेश्चन होता है, कई बार पूछ लेते हैं ऐसे कि एक साउंड सोर्स है ना, यहाँ पे ये 1 रेडियस है, 1 मीटर पर सेकेंड, अरे क्या बोल रहा हूँ, 1 मीटर है ना, ओ माई गॉड, टू मच एनर्जी, है ना। तो 1 मीटर है और ये पॉइंट है ए बच्चों, ठीक है। ऐसी बी पॉइंट है जो कि 2 मीटर दूर है ए से, इसी लाइन में, है ना, इसी डॉटेड लाइन के अलॉन्ग। तो यहाँ पे बच्चों अगर इंटेंसिटी आई ए है और यहाँ पे बच्चों इंटेंसिटी आई बी है,
तो आई ए माइनस आई बी क्या होगा अगर आपने यहाँ पे साउंड सोर्स रखा है, यहाँ पे एक साउंड सोर्स रखा है। अरे हाँ यार, बॉम्बे रहा हूँ मैं, बहुत बहुत ज़्यादा होता है यार उसमें ट्रैफिक, तो सही बात है यार। मैं बच्चों एंड में चर्चा करूंगा यार, आज बहुत सारे बच्चे एकदम इमोशनल हो गए हैं कि सर रिपब्लिक डे है कल और हमारा तो सर पता नहीं क्या हो रहा है, हमें ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो मैं ज़रूर आपको मोटिवेट करूंगा एंड में, है ना। बट अभी प्लीज़ फोकस ऑन द टास्क एट हैंड, वी स्टिल हैव अबाउट 20-25 मिनट्स, है ना, वी विल डू इट बट जस्ट फोकस, ओके। देखिए आप, मुझे पता है आप लोगों में खूब एनर्जी है, बट उसको भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाएं, ट्राई करो लिखने की, आपको इससे भी बहुत सीख मिलेगी। आप फील कर पाओगे कि आपको ये पहले नहीं पता था जो मैं अभी लिखने वाला हूँ, है ना। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर अपॉन एरिया। तो बच्चों एरिया इसमें आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे एरिया, एरिया लिखोगे आप 4 पाई r स्क्वायर। सोचो क्यों, क्योंकि ये स्फीयर का एरिया है, ये जो साउंड फैल रही है बच्चों वो स्फेरिकल शेप में फैलेगी, ओके। तो आपको 4 पाई r स्क्वायर लिखना है। सो व्हाट यू विल डू इज, आप यहाँ पे जब इंटेंसिटी डेसिबल में निकालना चाह रहे हो डिफरेंस, तो क्या आएगा इसमें, तो 10 log I1 अपॉन आई नॉट माइनस 10 log I2 अपॉन आई नॉट। तो ये आ जाएगा बच्चों 10 log I1 अपॉन आई टू। नाउ इफ यू रिप्लेस I1 एंड आई टू यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो I1 में यहाँ पे R1 आ गया, I2 में R2, तो ये आ जाएगा बच्चों, अब पीछे इधर लिख रहा हूँ, जगह नहीं है उधर, तो ये आ जाएगा बच्चों 10 log R2 अपॉन R1 का स्क्वायर, और स्क्वायर यहाँ आ जाएगा 20, तो आंसर आ जाएगा 20 log, इसका 3 इसका 1, 20 log 3। चेक करो आया क्या समझ में, प्लीज चेक। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बट यू ऑल शुड रिमेंबर दिस, है ना। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं यार जो आपको फील दिलाती हैं टॉपिक, दिस इज वन ऑफ दैट। बोलो भाई। गुड नमन। log 3 क्यों आया, क्योंकि बेटा R2 जो है ना वो 2 नहीं है, डिस्टेंस तुम्हें सोर्स से लेना, तो 3 हो गया, और ये डिस्टेंस 1 है, तो 3/1, ओके। ध्यान रखना इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव भी वही है, बिल्कुल सेम चीज़ है, मैं वापस से पूरा नहीं लिख रहा बच्चों। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स जो है उसमें सब कुछ फॉर्मूले वही हैं, बस ऐड क्या हो रहा है वो चीज़ लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे डेल्टा फाई एक टर्म आता है, जिसको इनफैक्ट डेल्टा फाई तुम्हें पता ही है, फेस डिफरेंस। एक टर्म आता है डेल्टा एक्स का, विच इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। तो इसका बोलने का मतलब है कि साउंड में जब इंटरफेरेंस होता है ना, साउंड में जब इंटरफेरेंस होता है तो पाथ डिफरेंस की वजह से भी फेस डिफरेंस क्रिएट होता है। सर यू एक्चुअली लुक लाइक अ यंग टीचर, थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग, है ना, थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग। आई एम यंग यार, तुम मतलब तुम क्या क्या कहना चाह रहे हो, मतलब क्या, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। दिस इज गोइंग इन द अदर डायरेक्शन राइट। अब आप मतलब क्या बोलना चाह रहे हो कि क्या देखकर आपको, बट आप तो सर लग यंग रहे हो, मतलब दिस इज, आप मेरी तारीफ कर रहे हो या मेरी बुराई कर रहे हो, है ना। तो पाथ अगर डिफरेंस है बच्चों, है ना, तो ये पाथ डिफरेंस, और सब लोड मत लेना यार, बट अब ऐसी बातें करते हैं, ठीक है। तो x1 माइनस x2 है, अगर पार्ट डिफरेंस की वजह से भी एक फेस डिफरेंस जनरेट होता है, ठीक है। नहीं नहीं, मैं ऑफेंस नहीं लेता यार, है ना, ऑफेंस लेके नहीं नहीं नहीं, क्यों, क्या करूँगा, 25 उम्र ही है मेरी, थैंक यू यार, थैंक यू। अरे मैं तो अभी कॉलेज में ही हूँ, डोंट वरी, है ना, अभी जस्ट अभी मेरे को लगा चलो घर पे ही है अभी, है ना, तो पढ़ा देता हूँ तुम लोगों को, तो इसलिए। तो फेस डिफरेंस जो बच्चों, दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस, ध्यान रखो इसे। और इसमें बस वही है जो अपन ने पीछे लिखा था ना, कि डेल्टा फाई होता है एन पाई, और मतलब फॉर डिस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्टिव इंटर, आई थिंक 2 n पाई फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इससे बच्चों डेल्टा एक्स आ जाएगा एन लैम्डा, ठीक है, ये आ जाएगा कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन। और घमंड बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सही बात है यार, बच्चे बहुत समझ गए मुझे। और 2 n पाई 2n+1 लैम्डा/2 आ जाएगा डिस्ट्रक्टिव के लिए, ओके। आई रियली लव माई किड्स, है ना, स्टूडेंट्स जो हैं, बच्चे बच्चे बहुत समझ जाते हैं मुझे कुछ बहुत जल्दी से, ठीक है। तो ये डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन है डेल्टा एक्स की, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव की है, ओके। तो बच्चों ये फॉर्मूले की तरह ही है, बट इतनी बार आ जाना चाहिए आपके सामने कि इट शुड नॉट रियली लुक वेरी न्यू टू यू। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन ऑर्गन पाइप, अभी ऑर्गन पाइप क्या है भाई, तो ऑर्गन पाइप एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना। घमंड इज द सीक्रेट ऑफ माई जी। नहीं बेटा ये तो गलत है यार, घमंड नहीं है यार मेरे को, ऐसे तुम, दिस इज तो बच्चों ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, दिस इज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है, एंड दिस इज ओपन ऑर्गन पाइप।
तो यहाँ पे बच्चों जो स्टैंडिंग वेव, यहाँ पे भी वही स्टैंडिंग वेव की कंडीशन है, बस इसमें इधर, अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे जो हवा का पार्टिकल होगा ना वो ऑसिलेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का नोड, ठीक है। और बच्चों क्योंकि प्रेशर जो है वो आउट ऑफ फेज है, तो यहाँ पे प्रेशर का हो जाएगा बच्चों एंटी नोड, प्रेशर का एंटी नोड, ठीक है। सिमिलरली इधर अगर आप देखो ऊपर, तो यहाँ पे बच्चों डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है, क्योंकि यहाँ पे फ्री है एयर पार्टिकल मूव करने के लिए। ओके ग्रेट एनवी ग्रेट। तो डिस्प्लेसमेंट का बच्चों यहाँ पे एंटी नोड है, और प्रेशर का यहाँ पे बच्चों प्रेशर वेव का जो है ना यहाँ पे नोड है, क्योंकि देर इज नो डेल्टा पी ओवर है, कोई प्रेशर डिफरेंस ही नहीं है, ठीक है। अच्छा सिमिलरली यहाँ पे ये कंडीशन ओपन ऑर्गन पाइप में दोनों तरफ चलेगी, तो इसमें मैं वापस नहीं लिख रहा, इसमें फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले ज़रूर लिख देता हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है इसमें बच्चों एन वी बटा कितना आएगा इसमें 2L, है ना, एन वी बाई 2L। तो यहाँ पे बच्चों ओपन ऑर्गन में एन इक्वल टू 1 है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एन इक्वल टू 1 पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, एन इज इक्वल टू 2 पे, जैसे आपको मैंने पीछे बताया था सेकेंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। और एन इज इक्वल टू 3 पे बच्चों थर्ड हार्मोनिक सेकेंड ओवरटोन। इस तरह से चलती रहेगी रेलगाड़ी इसकी। ऐसी क्लोज्ड में बच्चों जो फॉर्मूला है वो क्या है, क्लोज्ड के लिए मैं सारे फॉर्मूले इसलिए आपके सामने लिख रहा हूँ, आपको ध्यान रहे। ये हो जाएगा बच्चों एन वी बाय 4L, ठीक है, एन वी बाय 4L, ठीक है। तो इसमें बच्चों v जो है ना दैट इज स्पीड ऑफ साउंड, तो मैं यहाँ पे क्लोज का लिख रहा हूँ एन वी बाय 4L, दिस इज स्पीड ऑफ साउंड, एंड n इक्वल टू 1 इज करस्पॉन्डिंग टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। n इज इक्वल टू 2 नहीं आता बच्चों, इसमें ध्यान रख लेना यार, है ना। ये मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि मेरे को मजा आता है लिखने में बहुत ज़्यादा, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पता होनी चाहिए, थर्ड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवरटोन। फिर आता है इसमें बच्चों n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5 पे फिफ्थ हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन। ये सीक्वेंस ध्यान रखे बच्चों, 2n-1 मैं यूज नहीं करता, मैं इससे अच्छा ये ऑड इंटीजर यूज कर लेता हूं। तो आप अगर 2n-1 रखते हो ना तो आपको 1 2 3 ऐसे रखने पड़ेंगे, तो इससे अच्छा मैं क्या करता हूं n 1 3 5 ऐसे रख लेता हूं, और याद रखता हूं कि भाई ओपन में 2 आएगा नीचे और क्लोज्ड में 4 आएगा, इतना मैं थोड़ा सा माइंड में रखता हूं। एंड इस तरह से हम इसको जल्दी से हम इसमें ऑर्गन पाइप्स के हिसाब से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों फॉर्मूले हो गए, इसमें ध्यान रखो बीट फ्रीक्वेंसी बहुत ही सिंपल है, बीट फ्रीक्वेंसी इज F1 माइनस F2 का मॉड। अब सुनना ध्यान से, देखता हूं बेवकूफ़ बना सकता हूं क्या मैं आपको। एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया मैंने 200 हर्ट्ज का, और दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क लिया मैंने 210 या 215 हर्ट्ज का। तो बच्चों बीट फ्रीक्वेंसी क्या है, जब मैं इनको टोंग ऐसे करूंगा कट, और फिर दोनों को ऐसे खड़ा ऐसे रख दूंगा अपने हाथों में, दोनों हाथों में, तो मेरे को जो बीट सुनाई देगी, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चों, बताना जरा फटाफट जल्दी से। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बहुत बढ़िया खुश एकदम स्माइल है उनके चेहरों पर कि ठीक है यार ये सही है, मस्त है एकदम, है ना। तो तो मेरे को बड़े अच्छे से आंसर दो, देखता हूँ कितने बच्चे प्रेजेंट हैं। जो बच्चे सुन रहे हैं मुझे, जिन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, उन सबको बच्चों ऊपर लिखी हुई चीज़ के बाद प्लीज़ यार, मेरे दिल के पास एक मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी ख्वाहिश है कि मेरे को देखना है कितने बच्चे लाइव मुझे देख रहे हैं। तो बच्चों कृपया करके एक आंसर एक ही बार टाइप करके भेजना, रिपीट मत करना। मैं देखता हूँ कितने बच्चे इसका आंसर 15 दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, क्या बात है यार। ये 415 वाला तो खतरनाक है यार, है F1 माइनस F2 करना है तो बोलते ऐड ही, कि ये माइनस तो पक्का नहीं है तो ऐड कर देते हैं, है ना। वेरी गुड। तो ये सबके आंसर बच्चों गलत हैं, सबके आंसर गलत हैं, किसी ने भी सही नहीं दिया है। अब मैं आपको समझाता हूँ बीट्स होती क्या है। बीट्स होती है बच्चों एकदम से ऐसी आवाज आती है पट 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 पट। क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ इसका, कि एकदम से साउंड की इंटेंसिटी बढ़ी एकदम से। बट बच्चों अगर मैं ऐसे पट 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 पट, तो ऐसे पट 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 करता रहूंगा, तो बच्चों ज्यादा अगर करूंगा तो आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाओगे ये क्या हो रहा है। आपको तो लगेगा कि ये तो आवाज ही है। समझ रहे हो मेरी बात, कि बीट सुनने के लिए 1 सेकंड में चलो 6-7 तक रख लो आप। अगर आप 15 बार बीट सुनना चाहते हो, 15 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ, 15 हर्ट्ज का मतलब हुआ कि 15 बार 1 सेकंड में मैक्सिमा आएगा। क्या सोच के देखो, तुम लोग 15 बार सुन सकते हो क्या, तुम्हारे क्या कान ऐसे हैं क्या,
कि 15 बार बीट सुन लोगे, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब बच्चों यहां पे बीट फ्रीक्वेंसी जो है, यहां पे नो बीट्स विल बी हर्ड, देयर इज नो सेंस ऑफ टॉकिंग अबाउट बीट्स। तो अपन लिख सकते हैं कि नो बीट्स विल बी हर्ड। तो ये बीट फ्रीक्वेंसी जो है ना बच्चों, ये तभी काम का है जब ये लेस देन 10 हर्ट्ज हो, सिंगल डिजिट में हो, तभी तक इसका कुछ सेंस बनता है। इस बात को ध्यान रखना, फिर ये बेवकूफ बनाएंगे तुम लोगों को। ये बेवकूफ बनाने वाली सारी चीजें बता रहा हूं, बेवकूफ ना बने। ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर आपको दो ऐसी फ्रीक्वेंसी दे दी, जैसे 300 हर्ट्ज और 305 हर्ट्ज, तो यार बीट फ्रीक्वेंसी ठीक है 5 हर्ट्ज, चलो ले लेंगे, है ना, सही है आंसर। बट अगर 300 दे दिया, 350 दे दिया, अबे यार कहां से सुन लेगा वो बीट, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, ध्यान रखना। चलो अब डॉपलर पे चलते हैं बच्चों, है ना, डॉपलर की बात कर ले। डॉपलर में भी बेवकूफ बनाता हूँ आपको भी, रुको, है ना, भागना मत कोई, अभी रुको, मैं यहाँ पे भी बेवकूफ बनाऊंगा, फिर अपन अच्छे से बात करके फिर मैं आपको टाटा करूंगा, रवाना करूंगा, है ना। अभी अभी मेरी जो ट्रेन है अभी चल रही है, ठीक है। तो बच्चों डॉपलर इफेक्ट में जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है, वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय क्या है, दिस इज स्पीड ऑफ साउंड प्लस माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन स्पीड ऑफ साउंड प्लस माइनस स्पीड ऑफ सोर्स, जिसको मैं बड़े प्यार से ऐसे कुछ फॉर्म में लिखता हूं, जो आई थिंक इस तरह से आपने कभी भी देखा भी होगा, बहुत जगह देखा होगा, ऐसे लिखते हैं एपरेंट फ्रीक्वेंसी को, है ना। अब बच्चों इसमें माइनस प्लस का क्या चक्कर है और कैसे याद रखना है, फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो मैंने अपनी तैयारी के टाइम टेक्निक यूज़ की थी ना, वही मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। बीट्स का याद रख लो, जो बोला फाइनल है वो, उसमें क्या याद, सिंपल सा फॉर्मूला है, और बस तभी लगाना है जब तभी लगाना है आपको जब 10 से कम हो, 10 से ज़्यादा बीट फ्रीक्वेंसी कोई सेंस नहीं है। सुनना आप ध्यान से। एक तो अंग्रेजी में जब अंग्रेजी में पहले ओ आता है या पहले एस आता है, पहले ओ आता है या पहले एस आता है, ABCD गिनना जरा, पहले ओ आएगा या पहले एस आएगा, हाँ, पहले ओ आता है या पहले एस आता है, पहले ओ आता है या पहले एस आता है, ओ, है ना। तो बस ऑब्जर्वर का ओ ऊपर आएगा। अब आप जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे कि कितना गंदा तरीका था याद रखने का, है ना। तो ये मैंने बचपन से 11th में जब मैं था, तब से मैंने इसी तरीके से याद रखा था कि ऊपर ओ ऑब्जर्वर है, तो ABCDEFGHIJKLMN ओ, तो ओ जो है ना वो ऊपर आएगा। ठीक है, अब आप कभी जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे इस बात को कि सर ने हमारे सामने एक्सेप्ट किया था कि बचपन से वो इस तरीके से फॉर्मूला याद रखते हैं ना। तो ये हो गया। अब दूसरी चीज समझना, सुनना ध्यान से, ये एक्चुअली क्या है ना, दिस इज दी एपरेंट फ्रीक्वेंसी, दिस इज दी एपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो हमें ये पता होना चाहिए अभी भी कि अगर अगर सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के टूवर्ड्स जाते हैं, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के टूवर्ड्स जाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। ये अपन लॉजिकली भी सोच सकते हैं। ये बच्चों जैसे आपने कभी ऑब्जर्व किया, एम्बुलेंस आ रही है, तो एम्बुलेंस का सायरन जब आता है ना अपने मतलब कान पे, तो टैण टैण टैण, और फिर जब दूर जाता है एम्बुलेंस तो टैण टैण, ऐसा लगता है कि थक गया वो एम्बुलेंस, एम्बुलेंस का सायरन थक गया। ऐसा फील होता है कभी आपको कि जब वो आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं तब तो एकदम ऐसे खुश मिजाज एकदम मस्त होके आता है, और फिर जब जा रहा होता है तो ऐसा लगता है थक गया, है ना। तो वो जो फीलिंग है ना, वो एक्चुअली यही है। उसमें क्या होता है कि जो पीक आता है ना साउंड में, वो वो बहुत जल्दी जल्दी आता है शुरुआत में, और फिर जब वो दूर जाता है तो ऐसा लगता है कि वो पीक ना बहुत टाइम बाद आ रहा है। एंड इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी ऑब्वियस। अगली बार ध्यान रखना आप, ये डॉपलर इफेक्ट ही है। ठीक है, तो अब सुनना ध्यान से। अरे सुनो यार, अरे सुन लो यार, अब फिर हंस बाद में लेना। ठीक है, तो ये सुन लो, अगर सोर्स ऑब्जर्वर के टूवर्ड्स जा रहा है तो सोर्स का काम होगा फ्रीक्वेंसी बढ़ाना। तो नीचे कौन सा साइन आएगा बच्चों, नेगेटिव, समझ गए। यहां जो भी होगी स्पीड इसकी, आपको नीचे डिनोमिनेटर में कम करना पड़ेगा, जिससे ओवरऑल ये बढ़ जाए, ओवरऑल ये फैक्टर बढ़ जाए। तो आप माइनस साइन का इस्तेमाल करना है ना, सोर्स वहां पे माइनस होगा। यही बच्चों अगर मान लीजिए ऑब्जर्वर जा रहा है सोर्स के टूवर्ड्स, है ना, ऑब्जर्वर जा रहा है तो ऊपर, फिर से वो ऊपर है तो उसको फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है, तो आपको जो ओ की स्पीड है वो क्या रखनी पड़ेगी, पॉजिटिव। यही मैं उल्टा केस लूँ, मान लो कि सोर्स जो है वो पीछे जा रहा है और ऑब्जर्वर जो है वो राइट में जा रहा है, तो दोनों फ्रीक्वेंसी कम करने का काम कर रहे हैं। तो एस की जो स्पीड है, मतलब साइन कौन सा लूंगा, वी एस में मैं साइन लूंगा पॉजिटिव, और ये भी फ्रीक्वेंसी कम करने का काम कर रहा है,
तो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या ले लूँगा मैं, इसकी स्पीड नेगेटिव। बोलो भाई, है कि नहीं? बहुत कॉमन सेंस वाली चीज़ बताई मैंने आपको। अब आप कभी ज़िंदगी भर कभी इसको फॉर्मूले को लगाने में कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है? कि जब आपका सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, राइट, दूर जाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी, उसकी स्पीड ऐसे लेनी है कि फ्रीक्वेंसी कम हो, है ना, फ्रीक्वेंसी कम हो। और ऐसे ही उसके लिए भी दोनों दोनों का सेम तरीके से ही है ना, ठीक है? हाँ, तो अब इसमें बेवकूफ़ बनते हैं, इसमें भी बेवकूफ़ बनते हैं। आई थिंक ये दिस इज नाउ ओके, दिस फॉर्मूला इज फाइन। एक बार मैं इक्वेशन लिख दूं, मेरे को ये तसल्ली हो जाए कि आप जो कह रहे हो मुझे कि समझ में आ गया, वो सही में समझ में आया क्या। तो ये मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। सो दिस इज़ द सोर्स एंड दिस इज़ द ऑब्जर्वर, और ये 6 मीटर पर, और मैं खुद ही लिख रहा हूँ, है ना, ठीक है? तो बच्चों यहाँ पे, हाँ कोई बात नहीं, अब मैं सेम डायरेक्शन वाला केस ले रहा हूँ, तो फ्रीक्वेंसी एपरेंट क्या होगी, ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, वो मैं लिखना चाह रहा हूँ। तो स्पीड ऑफ साउंड को यार, स्पीड ऑफ साउंड को 300 ले लेते हैं, स्पीड ऑफ साउंड को 300 ले लेते हैं। तो बच्चों ये 300 और नीचे भी 300 है। अब बस मुझे यहाँ पे चेक करना है, ऊपर आता है ABCDEFGHIJKLMNO, तो ओ बच्चों अगर लिखना है ओ का पहले, तो ये जा रहा है बच्चों दूर, ये दूर जा रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी कम करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा -6, ठीक है? अब देखो सोर्स ये चाह रहा है कि ऑब्जर्वर के पास आए, तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें आ जाएगा बढ़ाने के लिए -12। बोलो भाई, समझ में आया क्या? डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के अलग अलग तरीके होंगे बढ़ाने और कम करने के, ठीक है? बोलो भाई, इज इट ओके? समझ में आ गया यार? मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जिनके हो रहे हैं ना, वो सब 11th के बच्चे हैं। 11th के बच्चे रिप्लाई नहीं करेंगे मुझे, है ना? 11th के बच्चे चुपचाप सो जाएं, बहुत टाइम हो गया, तुम लोग अभी क्या कर रहे हो इतना जग के? ओके, तो ऑब्वियसली दिस इज फाइन। नाउ मैं आपको बेवकूफ़ बनाता हूँ, है ना, देखते हैं। तो बच्चों आप अपनी एक्टिवा पे हो, और चलो साइकिल पे ही हो, अभी आप साइकिल पे अच्छे, देखो कितनी अच्छी ड्राइंग बनी है यार, मतलब आई एम बिग फैन ऑफ माई ड्राइंग। उप्स, तारीफ तो कभी करता ही नहीं हूँ अपनी, खैर गलती से निकल गई, है ना? और आपका दोस्त यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, उसको बोल देते हैं राज, नाम तो सुना ही होगा, है ना, राज होगा, काफ़ी बड़ा फ़ैन है राज, आई थिंक। तो बच्चों यहाँ पे मान लीजिए दिस इज़ मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड, एंड यहाँ पे घंटी है ना, मतलब जो भी साउंड सोर्स है, राइट, साउंड सोर्स है। तो बच्चों साउंड सोर्स अगर है, मेरे को आप दो चीज़ बताइए, राज इज़ द ऑब्जर्वर, सो व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू राज? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू राज? नहीं, बिग बैंग थ्योरी वाला राज नहीं, है ना, वो भी वैसे काफ़ी नर्डी सा इंडियन है, बट वो नहीं। तो बच्चों व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू राज? वैसे नॉर्मल जो साउंड होती है उसकी आप 300 मीटर पर सेकेंड ले लो, नॉर्मल साउंड स्पीड इज 300 मीटर पर सेकेंड। तो दो ऑप्शन है आपके पास, 300 या 310, 300 या 310। अबे 10 कैसे हो जाएगा बेटा? 10 तो उस साइकिल की स्पीड है, फटाफट यार, ओ माय गॉड, प्लीज बता दो यार, ये लास्ट चीज पूछ रहा हूं मैं आपसे, इसके बाद बस क्वेश्चन देखेंगे, है ना, इसके बाद इस पार्ट पे क्वेश्चन, ठीक है? तो बच्चों 300 होगा या 310 होगा? सोच के देखो यार, दिल से मत सोचना, दिमाग से सोचना। अब समझो कि इसका आंसर बच्चों अभी भी 300 ही क्यों है, इसका आंसर अभी भी 300 ही क्यों है? 310 इज रॉन्ग, 300 इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है, अगर चेंज होगी तो मीडियम पे। अगर हवा चल रही होती ना 10 से, देन द स्पीड ऑफ साउंड वुड हैव इंक्रीज्ड टू 310। ये ये साइकिल के चलने से ना, हवा या जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेट नहीं कर रहे, तो अभी भी बच्चों वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू राज 300 ही रहेगी। फ्रीक्वेंसी आप एपरेंट निकाल ही लोगे, आप डॉपलर इफेक्ट में चैंपियन हो। तो अगर कोई आपसे लैम्डा पूछ ले बच्चों, तो गलती मत करना, ठीक है? गलती मत कर देना, बस ये ध्यान से याद रखना, आप ये ध्यान से याद रखना। यही मेरा अंतिम पार्ट था यहाँ पे आपको बताने का, राइट? तो अब बच्चों देख लें इस पे क्वेश्चन, जो भी हमने अभी डिस्कस किया साउंड के ऊपर, अभी ले लेते हैं अपन 2-3 मिनट, तब तक मैं आपको या एक काम करो, डॉपलर और इसका कर लो, है ना। ये करना ज़रा फटाफट, बीट फ्रीक्वेंसी के।
अच्छा ठीक है, सुनो, रिपीट कर देता हूँ जब तक क्वेश्चन करेंगे जो उन बच्चों को समझ में आ गया, बहुत जल्दी जल्दी आंसर आएंगे इसमें, सिंपल से क्वेश्चन है। तो मैं ये कह रहा था कि जो स्पीड ऑफ साउंड होती है ना बच्चों, वो चेंज तब होती है जब मीडियम ट्रैवल कर रहा हो। क्योंकि कोई चीज़ मीडियम में ट्रैवल करिए तो मीडियम अगर चल रहा है ना तो उसकी स्पीड बढ़ सकती है। जैसे हवा चल रही हो, 10 मीटर पर सेकेंड से हवा चलती, तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाती उस डायरेक्शन में, वो 310 हो जाती। बट स्कूटर के चलने से स्पीड ऑफ साउंड नहीं चेंज होगी, क्योंकि हवा के पार्टिकल तो अभी भी हवा के पार्टिकल के मोशन की वजह से जा रहा है ना। इतना ध्यान रख लो। बहुत ही मतलब ऐसी चीज़ है जो मैं इसलिए तो कह रहा हूँ ब्रह्मास्त्र है। मैंने आपको कम से कम 15 से 20 ब्रह्मास्त्र बता दिए इस क्लास में। छोटी सी क्लास थी अपनी 1.5 घंटे की, और अब आप इस पर जब क्वेश्चन करोगे, जैसे मैंने अभी ये जो क्वेश्चन है कर लो, ये आज का आखिरी क्वेश्चन रखते हैं, और जो 2 क्वेश्चन बचे हैं इसमें वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। वो 2 क्वेश्चन आप करके बच्चों ज़रूर आए अगली क्लास में, एंड है ना, वी विल डेफिनेटली डिस्कस दोज क्वेश्चंस, दोज 2 क्वेश्चंस। और उसके बाद फिर अपन अपना 12वीं का जो पहला टॉपिक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस, वो डिस्कस करेंगे। तो बट ये क्वेश्चन करके जाओ, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगा। यही तो गलती होती है बेटा आरपी। आई न्यू, मेरे को पता है ना तुम लोगों की नस नस से वाकिफ हूं मैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं भी उसी मोड से गुजरा हूं जिस मोड पे आप भी थे। सो बेसिकली द थिंग इज दैट यू डोंट हैव टू मेक सच मिस्टेक्स, एंड दीज गाइज विल मेक श्योर कि आप ऐसी गलती करो, राइट? तो सर आई एम एडिक्टेड टू योर क्लास। चलो, एडिक्शन तो अच्छा वर्ड नहीं होता वैसे, बट हाँ मतलब यू शुड अटेंड द क्लासेज इफ यू फाइंड देम हेल्पफुल। एम्बुलेंस में क्या हो रहा था? एम्बुलेंस में डॉपलर इफेक्ट हो रहा था, है ना। एम्बुलेंस वॉज द केस ऑफ डॉपलर इफेक्ट, राइट? ओके, तो बच्चों आयुष्मान सही से आंसर निकाल बेटा। सी आई डोंट थिंक इज द करेक्ट आंसर। सी तो नहीं है यार, है ना, सी तो नहीं है। आराम से करो। थर्ड हार्मोनिक, इतना शराफत के साथ उसने फर्स्ट ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक लिखा है, और क्लोज्ड भी दे दिया है, ऑर्गन पाइप क्लोज्ड है। तो फ्रीक्वेंसी हो गया बच्चों 3V/4L। दिस इज द फॉर्मूला दैट यू नीड टू यूज। एंड L बच्चों यहाँ पे 75 सेंटीमीटर है, तो 0.75, तो ये इंटू 4, ये 3 कट गया, तो फ्रीक्वेंसी बच्चों आ गया 340। ये 340 आ गया। बट वो कह रहा है कि जब उसी को स्ट्रिंग को हम इसके साथ करते हैं, तो है ना, ट्यूनिंग फॉर्क से जब देखते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी एन है और 4 बीट्स पर सेकेंड है। तो मतलब 2 ऑप्शन है एन के, या तो वो 344 हो सकता है, या फिर वो 336 हो सकता है। अब बच्चों वो बोल रहे हैं कि अगर टेंशन बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ बीट्स रिड्यूस हो जाते हैं। तो बच्चों स्लाइटली इंक्रीज टेंशन अगर बढ़ाया, और अगर हम सोचें कि भाई स्ट्रिंग जो है उसकी फ्रीक्वेंसी उसके जितनी थी, है ना, 340 के जितनी, और अगर तुमने थोड़ा सा बढ़ा दिया स्ट्रिंग की टेंशन, तो 340 से बढ़ के 342 हो गई। तो बच्चों 344 से उसकी बीट फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, है ना। सोच के देखो यार। तो 344 जो है, दैट सीम्स द करेक्ट आंसर। सोच के देखो बच्चों, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। 2 बज गए हैं, और वो 2 क्वेश्चन अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। देख लो ए ऑप्शन मैच हो रहा है क्या, प्लीज चेक, प्लीज चेक। अरे भाई हो जाएगा यार। टेंशन को बढ़ाया, टेंशन बढ़ाया, है ना, टेंशन बढ़ाया, तो 340 से बढ़ के 342 हो गया, ठीक है। तो बीट फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्स आ जाएगी, और ये अपना बच्चों करेक्ट आंसर है। सोचना, अब सोच लेना, हो जाएगा। अच्छा, अब करते हैं हम बात अपनी जो अंत वाली बात होती है। तो अंत में बच्चों मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर आपको थोड़ा सा भी बच्चों, मतलब थोड़ी सी भी आपके अंदर एनर्जी है, जो कि मुझे पता है इनफाइनाइट एनर्जी है आपकी, जितनी भी एनर्जी है बच्चों, वो सब आप लगा दो कि यार इस काम को तो हमें करना ही है ना। जो काम हमने मतलब पकड़ा हुआ है करने के लिए, ठीक है, उसको आपको बिल्कुल मतलब जी जान से जुनून के साथ मेहनत करनी है, राइट। जितने आपके अंदर दम है उतना पूरा झोंक दो, बट रिजल्ट की टेंशन लिए बिना, रिजल्ट की टेंशन लिए बिना। एक बहुत ही बड़ी अच्छी कहावत है, वो समझ में भी बच्चों को ऐसे इतनी नहीं आती जल्दी, उसके लिए लाइफ चाहिए होती है। और मैं आपसे डबल एज का तो हूँ, राइट। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया बच्चों, दिस इज अ फिक्स थिंग एट ऑल। मतलब जैसे मैं आपको भी अच्छे से पढ़ा रहा हूँ ना, तो ऐसा कोई मुझे ऐसा नहीं है कि मेरे को अब रात को खूब सारा मतलब कुछ अलग एक्युलेट्स हैं या मैं कुछ अचीव कर लूंगा इसके थ्रू, ऐसा कुछ नहीं है। बट आई जस्ट हैव दैट विल कि मैं अपना बेस्ट दूं हर चीज़ में जो भी मैं कर रहा हूँ।
तो मुझे बच्चों ये लगता है कि अगर आप कोई काम करते हो ना बिना फल की इच्छा करे, तो आप मज़ा ही आ जाएगा आपको वो करने में। तो आप यार ये मत सोचो कि मतलब मेरे को रैंक ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को वो चाहिए। इतना मांगने की जगह आप अगर उतना दिमाग लगा दो पढ़ने में, तो क्या कुछ अचीव नहीं कर सकते। तो प्रीवियस 40-45 ईयर्स के क्वेश्चन करो, अपने अमेजोन एकेडमी पे इजी और मॉडरेट वाले क्वेश्चंस को करो, ठीक है, उनको यार दबा के सॉल्व करो। ऐसा क्या है उसमें जो समझ में नहीं आ सकता आपको, राइट? तो बच्चों, थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल ऑफ योर टाइम, एनर्जी, इतना अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस है रात को 9 बजे, हर रात जैसे हम ऑल्टरनेट नाइट मिलते हैं। इट इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल। थैंक यू एजी, थैंक्स केवाई। थोड़ा सा प्यार वगैरह भी भेज दो यार, है ना, थोड़ा सा प्यार वगैरह भेज दो। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। आपको आर्मी या डॉक्टर या टीचर बनने की ज़रूरत नहीं है अपने देश को, देश प्रेम को दिखाने के लिए। वी ऑल कैन बी गुड सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री एंड शो आर लव। तो इसी बात पे बच्चों, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स एनए, जीएम, एसएस, आरआर, सीएच। अपना नाम भी भेज दो यार, नाम से बड़ा मज़ा आता है मेरे को बोलने में। आयुष्मान, बाय आयुष्मान, है ना। थैंक यू। रिपब्लिक डे पे दबा के पढ़ाई करना, ठीक है। आई लव इंडिया, क्या बात है यार, ग्रेट। हर्षित, बाय हर्षित, हाय, बाय रणवीर, बाय जहीर, बाय अखिल, बाय अन्विका, बाय अनुभव, सदाम, क्या बात है, इतने सारे बच्चे शुरुआत से जुड़े हुए हैं। सात्विक, ऋषि, बाय शशांक, पूर्वांश, अनुराग, चिराग, किरण, थैंक यू यार, थैंक्स अ लॉट गाइस। ऋत्विक, क्या बात है यार, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स आदित्य। वी विल मीट, वी विल मीट day after tomorrow. Bye Prateek, bye Shashank, and we will discuss electric field and charges. Bye Vishnu ji, pranam aapko. Bye Sachin, love you as well. Bye Pragati, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेट। बाय देव, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं परसों, 12th का अपना डंका बजाते हैं, है ना, और बहुत अच्छी बातें करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। और थोड़ा सा यार अगर आपको अच्छा लगे, आपको पता है मुझे कि अच्छा लगता है, तो आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हो, है ना। हम लोग ऐसे कैंपेन तो चला नहीं रहे कि नहीं हम बेस्ट हैं, बट इफ़ यू फील कि नहीं कुछ मतलब कुछ अच्छा ही करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डू टेल योर भाई बहन, कजन्स, फ्रेंड्स टू अटेंड 11th क्लासेस एज वेल, है ना। चलो, तो बाय बाय बच्चों, टेक केयर, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.